हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हमारी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होती है। तो जैसे हम सॉर्टिंग टेक्निक्स पहले देख चुके हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है। हमारी सॉर्टिंग में हमारा क्या रहता है कि हमें इनपुट में एक एरे दी हुई है, या हम उसको एरे लिस्ट भी बोल सकते हैं, या कोई और डेटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसमें इनपुट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो। तो इनपुट में अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चाहे हमारे पास किसी भी ऑर्डर में हो, लेट सपोज वो एक रैंडम ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब भी हम उस पर ये सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट सीक्वेंस मिलेगी या आउटपुट एरे मिलेगी, उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। वो कोई भी एक लॉजिकल ऑर्डर हो सकता है। इसका मतलब सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हमारी किसी एक सीक्वेंस को, जो किसी एक रैंडम ऑर्डर में एग्जिस्ट करती है, उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में या एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर देती है। सॉर्टिंग बहुत तरह की होती है, हम वन बाय वन देखेंगे, कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मेन डिस्कशन है वो है मर्ज सॉर्ट के ऊपर कि मर्ज सॉर्ट क्या होती है, मर्ज सॉर्ट कैसे काम करती है, मर्ज सॉर्ट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। तो इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच यूज होती है वो हमारी आती है सबसे पहले डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच। सेम अप्रोच हमारी यूज होती है बाइनरी सर्च में भी, सेम अप्रोच हमारी यूज होती है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम में भी। अब एक बेसिक डिस्कशन पहले हम डिवाइड एंड कॉन्क्वर अप्रोच का करते हैं, उसके बाद फिर जो मर्ज सॉर्ट की बेसिक एल्गोरिथम है उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अब सबसे पहले जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, अगर हम इसको सीधी सीधी सी बात करें तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास होता है डिवाइड स्टेप, दूसरा स्टेप होता है कॉन्कर स्टेप, और तीसरा स्टेप हमारे पास होता है कंबाइन स्टेप। याद रखिएगा कि जो हमारा कॉन्कर स्टेप इसमें होता है वो रिकर्जन से एसोसिएटेड होता है, उसमें हमारा रिकर्सिव कॉल्स आती है। रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जब एल्गोरिथम अपने आप को ही कॉल करती है, ठीक है। और अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की बात कर रहे हैं तो इस अप्रोच में कम से कम दो रिकर्सिव कॉल्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपने कोई भी एक फंक्शन लिखा है, लेट सपोज आपने कोई भी एक फंक्शन लिखा है फंक्शन ए, और इसमें आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और लेट सपोज स्टेप नंबर 3 आपका है फंक्शन ए। तो अब अगर आप देख रहे हैं और लेट सपोज स्टेप नंबर 4 आपका है एग्जिट, अगर आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपका स्टेप नंबर 3 है फंक्शन ए, ये एक रिकर्सिव कॉल है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक रिकर्सिव कॉल है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये अप्रोच हमारे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हमारे पास एटलीस्ट 2 रिकर्सिव कॉल्स होनी मस्ट है, ठीक है। अब उसका अगर हम डिस्कशन करें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का, तो जो पहला स्टेप हमारा इसमें रहता है वो डिवाइड स्टेप रहता है। डिवाइड स्टेप हमें ये बताता है कि आपको इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को, या हम कहें ओरिजिनल सीक्वेंस को, या जैसे इसमें हमारे पास मर्ज सॉर्ट में इनपुट में एक एरे होगी, तो उस ओरिजिनल एरे को हमें कहां से डिवाइड करना है, किस तरीके से डिवाइड करना है, वो पार्ट हमारा डिवाइड स्टेप में कवर हो जाता है। अब जब आपने अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, लेट सपोज मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक ओरिजिनल प्रॉब्लम है, लेट सपोज हमारे पास ये एक ओरिजिनल प्रॉब्लम है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या कर रही है कि इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को सेवरल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रही है। ये सब हमारी हो गई सब प्रॉब्लम्स, एसपी हम इसको बोल रहे हैं। उसके बाद फर्दर ये जितनी भी हमारी सब प्रॉब्लम्स बनी, सब प्रॉब्लम्स 1 2 3 4, ये जैसे हमारी 4 सब प्रॉब्लम्स यहां पर बन गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, वापस से इन सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं। तो ये जो बार बार हमारा रिकर्सिवली डिवीजन हो रहा है एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में, इसको हम बोलते हैं कॉन्क्वर स्टेप, ठीक है। और डिवाइड कितने पार्ट में होगा, कहां से होगा, ये मेरा डिफाइन होता है डिवाइड स्टेप में। उसके बाद देखिए, अगर आप एक जनरली चीजों को सोचकर चलें कि आपके पास एक ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, आपने उसको डिवाइड करके कुछ सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली, वापस से आपने फिर सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया, फिर आपके पास कुछ सब प्रॉब्लम्स आ गई, फिर किया, आप करते चले गए। लेट सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह के आपके पास नंबर ऑफ लेवल्स n बने, तो एक लेवल तो ऐसा आएगा ना जहां पर सब प्रॉब्लम का साइज कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके आगे आपकी जो सब प्रॉब्लम है वो डिवाइड होना बंद हो जाएंगी। ऐसा कब बंद होंगी? तो वो हर एक प्रॉब्लम में या हर एक रिकर्जन में जब हम रुकेंगे तो उसको हम कहते हैं बेस कंडीशन। बेस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस पर आकर हम स्टॉप हो जाएंगे, कि उसके आगे हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। अब
अगर हम एक बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं, लेट सपोज हमारे पास इनपुट में एक एरे है, एक अभी रैंडम एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसका डिस्कशन अभी करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे मर्ज सॉर्ट का। लेट सपोज आपके पास एक एरे है, आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए उस एरे में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या किया, हमने इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक एरे दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं। अब हमने इस एरे को लेट सपोज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड लेट्स से बोथ पार्ट्स कंटेन 4 एलिमेंट्स। ये हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको आप कह सकते हैं ये ओरिजिनल प्रॉब्लम है, और ये मेरे पास 2 सब प्रॉब्लम्स हैं। आपने वापस से डिवाइड किया इसको, लेट सपोज आपने इसको फर्दर जब डिवाइड किया तो आपके पास वापस से 2 सब एरेज बनी, और दोनों ही सब एरेज में 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली लेट सपोज आपने इधर किया, आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, आपने फिर इस सब एरे को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, और अभी आप ये जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए वो आपके आ गए, एक एलिमेंट आ गए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बात फिर डिवाइड करिए इसको फिर डिवाइड करिए। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब आपकी जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं, या सब प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, ये कन्वेंशन है, एक बोलने का तरीका है। तो जितने भी आपके पास ये सब प्रॉब्लम्स हैं, हर एक सब प्रॉब्लम में सिर्फ एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हम उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अब हमारे पास एक ऐसी एरे आ गई जो कि बेस एरे है। अब हमें क्या करना है, हमें परफॉर्म करनी है सॉर्टिंग। यहां पर मेरे पास जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो रैंडम अरेंजमेंट है, यहां पर भी रैंडम अरेंजमेंट है, ये सब भी रैंडम अरेंजमेंट है, सब जगह हमारे रैंडम अरेंजमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट पहले है, कौन सा एलिमेंट बाद में है, लेकिन जब एक एलिमेंट है हर एक एरे में, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दिस एरे इज सॉर्टेड एरे? क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक एरे है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, लेट सपोज 2, ये सॉर्टेड एरे है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसी तरीके से हम कहेंगे ये जितनी एरेज हमारे पास हैं, ये सारे के सारे हमारे पास सॉर्टेड एरेज हैं। तो जब भी हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं और उन सब प्रॉब्लम्स को बार बार डिवाइड करते जाते हैं, तो एक ऐसा स्टेप आता है जहां पर डिवीजन हमारा होना बंद हो जाता है, और उस मोमेंट पर हम बोलते हैं कि जितनी भी हमारी सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, दे आर द सॉल्यूशंस इन इटसेल्फ। इसका मतलब ये खुद एक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे मिल गई है आपको। उसके बाद फिर जो रोल प्ले करता है वो रोल प्ले करता है थर्ड स्टेप, जो कि हमारा होता है कंबाइन स्टेप। अब कंबाइन स्टेप में क्या होता है, कंबाइन स्टेप में हम इस सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे और इस सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे। जब हम इन 2 सॉल्यूशंस को कंबाइन कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इस प्रॉब्लम का। इसी तरीके से जब आप इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस प्रॉब्लम का। फिर जब आप इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सब प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू कंबाइन द सॉल्यूशंस ऑफ दीस 2 सब प्रॉब्लम्स, देन यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सब प्रॉब्लम। अब आपके पास एक ऊपर लेवल की अगर हम बात करें, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन मिल गया। जो 4 सब प्रॉब्लम्स थी इस लेवल पर, उन चारों का सॉल्यूशन मिल गया। इसका मतलब अब इन 2 सॉल्यूशंस को कंबाइन करेंगे टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस सब प्रॉब्लम। Similarly, combine these 2 solutions to get the solution of this subproblem. And finally, when you combine the solution of these 2 subproblems, then you will get the solution of the original problem. I think ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारा डिवाइड, कॉन्क्वर और कंबाइन स्टेप किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हर जगह इसी तरीके से अप्लाई ये होता है। ठीक, तो अभी इसमें अगर मैं 1-2 चीजें और आपको बताऊं, इसमें हम ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है और जब उससे हमारी डिवाइड होकर सब प्रॉब्लम्स बनती हैं, तो जो सब प्रॉब्लम का साइज होता है वो तो कम हो गया, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है। अब आपका स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपका स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सपोज ओरिजिनल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोई फंक्शन लिखा है, तो सब प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम सेम फंक्शन लिखेंगे, लेकिन बस उसका साइज रिड्यूस हो गया। जैसे कि अगर कोई फंक्शन है, लेट्स सपोज इसको आप कह रहे हैं f8 कोई फंक्शन है, तो इसके लिए भी फंक्शन ये f ही होगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं लेट्स सपोज f4। 4 एक जनरल वेरिएबल मैंने ले लिया, लेट्स सपोज n, व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी जनरलाइजेशन आप ले सकते हैं।
उसके बाद फाइनली हम कंबाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ट्रेडिशनली किसी भी एल्गोरिथम को हम डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम तभी कहेंगे इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 रिकर्सिव कॉल्स, जब उसमें कम से कम 2 रिकर्सिव कॉल्स होंगे। अगर सिंगल रिकर्सिव कॉल है तो वो जरूरी नहीं है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच हो। उसके बाद फिर ये वही लिखा है कि इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, कॉन्कर में हम यहाँ पर सब प्रॉब्लम्स को रिकर्सिवली सोल्व करते हैं, जैसे हम करेंगे अभी। ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल दिया है सो दैट कि आपको थोड़ा सा एक माइंड में सेट हो जाए कि हाँ किस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच हमारी काम करेगी। और फाइनली कंबाइन स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास सॉल्यूशंस मिले इन सब प्रॉब्लम्स के, इनको हम कंबाइन करते हुए अपनी ओरिजिनल सॉल्यूशन, अपना ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम का। क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं जिसमें कि हमने बात की है कि हमारी एक्चुअली में जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम वो क्या है। तो जो पहला स्टेप हमारा हो गया वो यही हो गया कि मर्ज सॉर्ट इज बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या होती है ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है। उसके बाद अब जैसे एक जनरल अप्रोच जो है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की, वो ये कह रही है कि ओरिजिनल प्रॉब्लम को हमने सेवरल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है। कितनी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है और हर एक सब प्रॉब्लम का क्या साइज है। उसके बाद अगर मर्ज सॉर्ट के केस में करें तो हम यहां पर ये कहते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच जब आपकी मर्ज सॉर्ट पर अप्लाई होती है तो आप हर एक प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और दोनों सब प्रॉब्लम्स का जो साइज है वो हाफ हो जाता है ओरिजिनल प्रॉब्लम का। अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में 8 एलिमेंट्स हैं तो दोनों सब प्रॉब्लम्स में 4 एलिमेंट्स होंगे और 2 ही सब प्रॉब्लम बनेंगी, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगी। जो एक जनरल कन्वेंशन होता है, अभी हम रनिंग टाइम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रीफ अगर मैं आपको आइडिया दूं, जो हम इसका रनिंग टाइम निकालते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का, वो होता है टी ऑफ एन। टी डिनोट्स टाइम व्हेन द इनपुट साइज इज एन। ये हमारा होता है ए टी एन बाई बी प्लस dn प्लस cn। ये कन्वेंशन मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि जो रनिंग टाइम होगा, ये तो मेरा टाइम हो गया जो डिवाइड स्टेप में लगेगा मेरा d ऑफ n। ये जो मेरा स्टेप हो गया कंबाइन स्टेप का टाइम हो गया, ये डिवाइड स्टेप का टाइम हो गया, और ये जो मेरा टाइम हो गया ये मेरा कॉन्कोर का टाइम हो गया। तो जब वेयर a डिनोट्स द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स एंड n अपॉन b डिनोट्स द साइज ऑफ सब। देखिए अब n अपॉन बी लिखा है तो n अपॉन बी इटसेल्फ क्या है कि हाँ भाई साइज रिड्यूस हो रहा है, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी एंड b शुड बी ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और b की वैल्यू हम 1 से बड़ी मान रहे हैं अगर मर्ज सॉर्ट की मैं बात करूं तो, क्योंकि मर्ज सॉर्ट के लिए हम क्या कहेंगे, a की वैल्यू भी 2 है और b की वैल्यू भी 2 है। जब तो आपकी 2 सब प्रॉब्लम बनेंगी और हर एक सब प्रॉब्लम का साइज क्या हुआ tn/2। देखिए वही बात आ गई ना, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसका साइज अगर t ऑफ n है तो जो 2 सब प्रॉब्लम्स बनी उनका साइज कितना हो गया, उनका साइज हमारा हो गया t ऑफ n/2 t ऑफ n/2। वापस से जब आप इसको आगे डिवाइड करेंगे तो दोनों सब प्रॉब्लम का साइज कितना कितना होगा t ऑफ n/4 t ऑफ n/4 t ऑफ n/4 t ऑफ n/4। इसी तरीके से हम करते जाएंगे जब तक कि हमें कांस्टेंट साइज की सब प्रॉब्लम नहीं मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये जो मर्ज सॉर्ट है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हम ओरिजिनल सीक्वेंस को डिवाइड कर देते हैं जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं 2 सब सीक्वेंसेस में, और हर एक सब सीक्वेंस में 1/2 एलिमेंट्स होंगे। फिर आप हर एक सब सीक्वेंस को कॉन्कर स्टेप लगाएंगे या रिकर्सिव स्टेप लगाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। फाइनल जब कांस्टेंट मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसको कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इस प्रोसेस को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस मर्ज सॉर्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं कि इस जो मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को अपने एग्जांपल पर किस तरीके से एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 5 7 1 2 3 6। थोड़ा सा एग्जांपल को रन करने से पहले हम एक क्लैरिटी ये ले लेते हैं कि एल्गोरिथम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एन एल्गोरिथम इज सम प्रोसीजर व्हिच टेक्स सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट। इट मींस हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एल्गोरिथम हमारी तभी वर्क करेगी जब उसमें हम कुछ इनपुट सप्लाई करेंगे। तो
यहाँ पर जो आपको प्रोसीजर का नाम दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये मैं इसको बोल रहा हूँ प्रोसीजर, आप इसको सूडो कोड भी बोल सकते हैं, वैसे ये सूडो कोड ही है। तो सूडो कोड हम क्यों लेकर लेकर चल रहे हैं, हमने जो एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो एल्गोरिथम को हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सूडो कोड। उसका रीजन ये है क्योंकि सूडो कोड एक ऐसी इस तरीके से लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लेवल लैंग्वेज। तो ये समझने में थोड़ा इजी होता है और जब आप इसका कन्वर्जन करना है आपको किसी प्रोग्राम में तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो सूडो कोड अगर हमारे पास है तो हम इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, डॉटनेट हो, पाइथन हो, किसी भी लैंग्वेज में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सूडो कोड के आपको बिल्कुल क्लियर है तो। अब जितने भी हम एल्गोरिथम्स को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सूडो कोड तो याद रखिएगा हम जो कन्वेंशन फॉलो करेंगे उसमें कन्वेंशन ये है कि जो सूडो कोड में या एल्गोरिथम में ये देखिए कुछ रिलेटेड नाम है, हम इसको एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं कहीं कहीं पर, हम इसको सूडो कोड भी बोल सकते हैं, हम इसको प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। तो उसका जो हम नाम लेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है मर्ज सॉर्ट, इट इज द नेम ऑफ सूडो कोड या नेम ऑफ एल्गोरिथम या नेम ऑफ प्रोसीजर। उसके बाद जो भी ब्रैकेट्स में टर्म्स लिखी हुई है, यहां पर ब्रैकेट्स में लिखा है कैपिटल ए जो कि एरे है, स्मॉल पी जो कि इस एरे का लोअर बाउंड है और स्मॉल आर जो कि इस एरे का अपर बाउंड है। तो ये हमारे तीन इनपुट्स हो गए इस एरे में। उसके बाद जब इस एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रोसीजर क्या करेगा, इस एरे को एक सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप चला के कि किस तरीके से कन्वर्ट करता है। बाकी सूडो कोड में जो भी कन्वेंशंस यूज होंगे वो मैं आपको कोड टू कोड बताता चलूंगा कि यहाँ पर ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जैसे अगर आप इस सूडो कोड में देख रहे हैं तो पहले स्टेप में लिखा है लेस देन सिंबल, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लेस देन सिंबल क्या काम करता है, वो एक कंडीशन चेक हम यहाँ पर कर रहे हैं। जो हमारा ये लेफ्ट एरो लिखा हुआ बना हुआ है यहाँ पर सेकंड स्टेप में, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू राइट साइड पर लिखी है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। मतलब अगर आपके सामने लिखा हुआ है ए लेफ्ट एरो 2 तो इसका मतलब ये है कि आपने इस 2 वैल्यू को इस वेरिएबल ए को असाइन कर दिया है। अगर आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर पहले काम किया है तो जनरली जो असाइनमेंट आप करते हैं वो इस तरीके से करते हैं a = 2। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप और जो फोर्थ स्टेप है ये क्या है, ये हमारे रिकर्सिव कॉल्स हैं, क्योंकि देखिए प्रोग्राम अपने आप को ही कॉल कर रहा है थर्ड स्टेप में भी और फोर्थ स्टेप में भी। और जो हमारा फिफ्थ स्टेप है ये एक मर्ज प्रोसीजर है या एक मर्ज नाम का सूडो कोड है जो कि हमने अलग लिखा हुआ है। तो उसको बिल्कुल हम सेपरेटली ही पढ़ेंगे कि जो मर्ज प्रोसीजर है वो हमारा किस तरीके से चलता है। तो ये मर्ज प्रोसीजर फिलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मर्ज प्रोसीजर है, इसको बिल्कुल बाद में एग्जीक्यूट करेंगे, अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा जो सिर्फ कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन सिर्फ इस मर्ज सॉर्ट वाले प्रोसीजर पर है। ये जो हमारा प्रोसीजर है, ये जो हमारा मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर है, अभी सिर्फ कंसंट्रेट हम इसी पर करेंगे, क्योंकि देखिए देखने में बड़ा छोटा सा है कि सिर्फ 4 स्टेप्स हैं 5 स्टेप्स हैं, लेकिन अगर इसका आप एग्जीक्यूशन करके देखेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट। लेकिन अगर आप इस प्रोसीजर को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेंगे तो फिर जितने भी आपके सामने एल्गोरिथम्स आ जाएं जिनमें रिकर्जन इन्वॉल्व है, आप इजीली उसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। और ये एग्जीक्यूशन समझ में आना बहुत जरूरी है, जनरली हम करते नहीं है इस तरह के एग्जीक्यूशन को, हम डायरेक्टली बस शॉर्टकट अप्लाई कर देते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है वो हम नहीं ले पाते। इसलिए जब उसका प्रोग्राम बनाने आते हैं तो हम प्रोग्राम को नहीं बना पाते यूजिंग रिकर्जन्स। लेकिन रिकर्जन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, अलग अलग चीजें रिकर्जन को लेकर बोलते हैं कि रिकर्जन के प्रोग्राम थोड़े स्लोअर होते हैं, स्पेस ज़्यादा लेते हैं, वो एक अलग चीजें हैं। लेकिन कभी कभी जो बहुत लेंदी प्रोग्राम्स हैं विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन हम उनको बहुत स्मॉलर टाइम, छोटे टाइम में और बहुत छोटा कोड लिख के डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जब भी हम किसी सूडो कोड का एग्जीक्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल तो उसको हम बोलते हैं ड्राई रन। तो ड्राई रन का मतलब ये हुआ कि हम कुछ वैल्यूज लेंगे अपनी एल्गोरिथम में या अपने सूडो कोड में उनको पुट करेंगे और हम देखेंगे कि हर एक स्टेप के बाद क्या क्या वैल्यूज हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं या उस मोमेंट पर उस एल्गोरिथम का क्या स्टेटस है, उस एरे का क्या स्टेटस है।
ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्राई रन। तो यहाँ पर हम हर एक स्टेप पर ड्राई रन करके देखेंगे। इनफैक्ट जितने भी ये लेक्चर्स मैं बनाऊंगा इस डेटा स्ट्रक्चर में, हर एक एल्गोरिथम को आपको इसी तरीके से ड्राई रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब जब हम ये रिकर्सिव स्टेप्स चलाते हैं तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का। उस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। अभी मुझे नहीं पता कि आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम दो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एक ऑपरेशन हमारे इसमें होता है पुश ऑपरेशन, एक होता है पॉप ऑपरेशन। तो जो हमारे इसमें पुश ऑपरेशन होता है, पुश ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपने इस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट को या किसी आइटम को इंसर्ट कर दिया, उसको हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन। और जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन इसमें होता है वो होता है पॉप ऑपरेशन। पॉप हमारा होता है जब आपने इस स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव कर दिया। अब देखिए, जो एलिमेंट है या आइटम है ये एक ही टर्म होती है, तो कभी मेरे मुंह से एलिमेंट निकलेगा, कभी आइटम निकलेगा, तो वो एक ही मतलब है। ठीक है, तो पुश का मतलब मेरा हो गया इंसर्शन और पॉप का मेरा मतलब हो गया डिलीशन, या हम इसको कह सकते हैं रिमूवल ऑफ आइटम। अब किस तरीके से काम करता है ये स्टैक को हम बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका डिटेल डिस्कशन तब करेंगे जब हम स्टैक को पढ़ेंगे। अभी क्योंकि स्टैक यहाँ पर यूज होगा इसलिए इसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको स्टैक को हम बोलते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों ही नाम इसको दे सकते हैं हम। तो स्टैक हमारा क्या होता है, स्टैक एक इस तरह का समझ लीजिए हमारा एक बॉक्स है। जब हमने इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट किया, लेट सपोज ए इंसर्ट किया, तो जब आपने इसमें ए को इंसर्ट किया तो इसका मतलब ए आपने पुश कर दिया, तो जब आपका ए पुश हो गया तो ए आपका इधर चला गया। आपने लेट सपोज नेक्स्ट एलिमेंट इसमें इंसर्ट किया बी, जब आपने इसमें बी इंसर्ट किया तो बी आपका इसके ऊपर आ गया, ए के ऊपर बी आ गया। फिर लेट सपोज आपने इसमें सी को इंसर्ट किया तो सी आपका फिर बी के ऊपर आ गया। अब अगर आपसे कोई कि मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है, या आप ये कहें कि मुझे तो ए रिमूव करना है, ए डायरेक्टली रिमूव नहीं हो सकता। इसमें जो भी रिमूवल होगा हमेशा टॉप से होता है। ये स्टैक का टॉप होता है हमारा, ये हमारा होता है स्टैक का टॉप। आप सिर्फ रिमूवल टॉप से ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ए रिमूव करना है तो पहले आपको सी रिमूव करना पड़ेगा, फिर आपको बी रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपका ए रिमूव होगा। खैर उसका उतने डिटेल डिस्कशन में अभी नहीं जा रहे हैं। अभी बात यह है कि अगर हम इसका सी रिमूव करना है तो मतलब इसमें अगर कुछ भी रिमूव करना है तो सी ही रिमूव होगा सबसे पहले। और अगर सी ही रिमूव होगा तो सी कौन सा आइटम है, सी वो आइटम है जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया था, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले बाहर कौन सा निकलेगा, जो सबसे बाद में इंसर्ट हुआ। इस तरीके से फिर बी निकलेगा बाहर, फिर ए निकलेगा। तो ए कैसा एलिमेंट है, ए वो एलिमेंट है जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, यानी कि फर्स्ट इन, और सबसे बाद में आपका ये आउट होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसलिए इसको फीलो या लिफो कुछ भी आप बोल सकते हैं। अभी स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4, क्योंकि ये रिकर्जन से रिलेटेड है, जहां पर भी रिकर्जन होगा वहां स्टैक यूज होना ही होना है, ये आप गांठ बांध दीजिए बात। ठीक है, तो स्टैक अब किस तरीके से रोल प्ले करता है उसी को हम यहाँ देखेंगे इन ड्राई रन। ठीक है, एक लास्ट बात एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि कैपिटल एक एरे है, स्मॉल पी लोअर बाउंड है एरे का और अपर बाउंड है एरे का। जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी एरे को डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पर आता है, और जो लास्ट एलिमेंट उसका रहता है वो डिपेंड करता है कि एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हैं तो लास्ट इंडेक्स विल बी 9, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है तो लास्ट इंडेक्स विल बी 14। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। इसका मतलब जो एरे के इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से n-1 होते हैं। लेकिन समझने के लिए, या अगर हम खुद एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और हम खुद इंडेक्सेस डिफाइन कर रहे हैं तो हम कोई भी इंडेक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर जो एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं उसमें जो एरे हमने ली है, आप देखिए उस एरे में जो हमारा पहला इंडेक्स है वो 9 है और जो हमारा लास्ट इंडेक्स है वो 16 है। इसका मतलब जब इसको हम ड्राई रन करते हैं, ये सब रिमूव कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इस एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि स्टैक किस तरीके से इसमें यूज होता है। देखिए, तो अब स्टार्ट करते हैं मर्ज सॉर्ट APR। इनपुट में आपके पास एक एरे है, ये हमारे पास एरे होगी, P है, P कितना हो गया आपके पास 9 हो गया, R आपके पास कितना हो गया R 16 हो गया। लिख दीजिए आप इसको, ड्राई रन में यही करना है हमें। P की वैल्यू कितनी है 9, R की वैल्यू कितनी है 16, लिख दीजिए। P के नीचे
9 लिख दिया, r के नीचे 16 लिख दिया। ये जितने वेरिएबल्स होंगे वो हमने लिख दिए। अगर 10 वेरिएबल्स होते तो इसी तरीके से 10 वेरिएबल्स लिख लेते। अब ऐसी एल्गोरिथम्स आएंगी जिसमें वेरिएबल्स का काउंट ज्यादा होगा, या अगर मर्ज प्रोसीजर जब आप आगे देखेंगे तो उसमें भी वेरिएबल्स काफी ज्यादा हैं। चलिए आगे चलते हैं, पहले स्टेप पर आप आए। अब एल्गोरिथम को पहले जब भी एग्जीक्यूट करें तो एक बार पहले उसका पूरा रिव्यू कर लें एल्गोरिथम को या उस प्रोसीजर को। सीडो कोड लिखने के भी कुछ कन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए उसमें। तो जैसे इसमें प्रॉपर इंडेंटिंग लिखी हुई है कि जो पहला स्टेप है उसमें इफ क्लोज है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर देन क्लोज के अंदर ये चारों स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप नंबर 2 3 4 5। इंडेंटिंग का मतलब थोड़ा सा आपने स्पेस दिया और एक पूरा एक ब्लॉक बना के लिख दिया। अगर पहले स्टेप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कोई भी स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो 2 3 4 5 स्टेप्स है वो आपके इफ क्लोज के इफ के अंदर जो देन क्लोज है उसी के अंदर लिखे हैं। तो खैर पहले स्टेप से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, इफ p लेस देन r। यहां पर p कितना है, 9 लेस देन r लेस देन 16। 9 लेस देन 16 कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो 2 3 4 5 चारों स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। अब स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये कह रहा है, एक में निकाल के दिखा देता हूं, बाकी फिर हम बाद में खुद निकालते चले जाएंगे फटाफट से। अब q कितना निकल गया, q इज इक्वल्स टू p प्लस r डिवाइड बाय 2, और इसका लोअर बाउंड वो ले रहा है। p की वैल्यू कितनी है 9, r की वैल्यू कितनी है 16 डिवाइड बाय 2 और इसका लोअर बाउंड 9 प्लस 16 कितना हो गया आपका 25। 25 डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2 और इसका लोअर बाउंड 25 बाय 2 कितना हो गया 12.5, 12.5 और इसका लोअर बाउंड। तो 12.5 का लोअर बाउंड हमारा कितना आ गया 12। एक होता है फ्लोर वैल्यू, एक होती है सीलिंग वैल्यू। सीलिंग वैल्यू में ऊपर की वैल्यू ले लेते हैं, फ्लोर में नीचे वाली वैल्यू ले लेते हैं। 12.5 मींस 12 आ गया, मतलब Q की वैल्यू आपकी 12 हो गई। Q की वैल्यू 12 हो गई, उसको Q के नीचे लिख दीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब जब आपने इसको Q के नीचे लिख दिया, आपके पास Q भी इवैल्यूएट हो गया। अब अगर आप देखें स्टेप नंबर 3 पर आप आए। जब आप स्टेप नंबर 3 पर आए, स्टेप नंबर 3 एक रिकर्सिव कॉल है। रिकर्सिव कॉल है, इट मींस ये अपने आप को कॉल कर रही है। स्टेप नंबर 3 अपने आप को कॉल कर रहा है। अब जब इसने अपने आप को कॉल किया तो जो आपके स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 है वो कहां जाएंगे, क्योंकि रिकर्सिव कॉल आ गई बीच में। तो जैसे आपकी रिकर्सिव कॉल आई तो जो बाकी के स्टेप्स थे वो सारे स्टैक में भेज दो। यही तरीका है, यही तरीका होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसी तरीके से काम करती हैं कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में अगर कोई एक रिकर्सिव कॉल आ गई तो कॉल तो वही एग्जीक्यूट होगी पहले, तो जो बाकी स्टेप्स मेरे एग्जीक्यूशन होने से रह गए वो सारे के सारे हम अपने स्टैक में पुश कर देंगे। तो स्टैक में क्या चला जाएगा, स्टैक में 4 स्टेप चला जाएगा और स्टैक में 5 स्टेप चला जाएगा। मर्ज APQR और मर्ज सॉर्ट AQ+1R। PQR तीनों की वैल्यू आपके पास है। ये अभी जो बनाए हैं आपके सामने मैंने यहाँ पर ये जो 3 बना रखे हैं, एक्चुअली मैं ये इनको मैं यूज करूंगा एज अ स्टैक। तो ये मेरा पहला स्टैक हो गया। लेट्स सपोज दिस इज फिगर 1। इसमें क्या क्या चला जाएगा आपका, एक तो मर्ज चला जाएगा, मर्ज APQR। तो मर्ज के लिए मैं यहां लिख रहा हूं M और मर्ज सॉर्ट के लिए मैं लिखूंगा MS। तो मर्ज APQR, तो मर्ज APQR की वैल्यू कितनी हो गई 9 12 16 लिख दीजिए इधर। 8 9 12 16 ये स्टैक में पुश हो गया। स्टेप नंबर 4 जो है इसको भी पुश करना पड़ेगा, मर्ज सॉर्ट AQ+1, R। तो ये क्या पुश हो गया हमारा मर्ज सॉर्ट, इसको हम लिखेंगे मर्ज सॉर्ट, इसको मैं बोल रहा हूं MS A,Q+1। Q+1 कितना हो जाएगा 12+1 मींस 13। तो A,13,R यानी कि A,13,16। ये क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल किस तरीके से चला। एक बार मैं फिर बता देता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया P लेस देन R, कंडीशन हमें ट्रू मिली थी क्योंकि 9 लेस देन 16 था। फिर सेकंड स्टेप में हमने Q को इवैल्यूएट किया, Q की वैल्यू हमारी 12 आ गई, वो हमने लिख ली। फिर जैसे हम थर्ड स्टेप पर आए तो थर्ड स्टेप हमें एग्जीक्यूट अभी करना है, थर्ड स्टेप अभी हमें एग्जीक्यूट करना है। लेकिन हमने अभी क्या किया कि जो उसके बाद के स्टेप्स थे उनको उठा के हमने स्टैक में डाल दिया। और स्टैक में जब हमने डाला उसको
तो स्टेप में हमें ऑर्डर वही मेंटेन करना है कि पहले स्टेप नंबर 4 फिर 5, इसलिए पहले 5 को हमने पुश किया फिर 4 को पुश किया। क्यों? क्योंकि जब ये स्टेप नंबर 3 कभी भी फ्यूचर में अपना काम खत्म करके वापस आएगा यहाँ पर, तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा? स्टेप नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए स्टेप नंबर 4 ऊपर है स्टेप में, क्योंकि पहले यही पॉप करना है मुझे। जब ये स्टेप नंबर 4 एग्जीक्यूशन अपना खत्म करेगा फिर मेरा मर्ज कॉल चलेगी। ये बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें आगे चल के कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि इस तरह के भी सेवरल कॉल्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो अगर ये स्टैक मेंटेन नहीं होगा प्रॉपर्ली तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप हमें एग्जीक्यूट करना था वो कॉल क्या थी? मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यहां पर जो पी की वैल्यू है ये तो आपकी इस पी में चली जाएगी, और जो आपकी इस क्यू की वैल्यू है ये आपकी चली जाएगी इस आर में। इसका मतलब वापस से मुझे मर्ज सॉर्ट तो चलाना है, यानी कि वापस से मैं ट्राई रन करूंगा, वापस से इन वैल्यूज को यहां लिखूंगा कि अब पी की वैल्यू क्या है और अब आर की वैल्यू क्या है। तो अब मेरी पी की वैल्यू क्या है जो मैंने यहां से पास करी? पी की वैल्यू पहले क्या थी? 9 थी, तो मैंने 9 पास कर दी उठा के, यहां से मैंने 9 पास कर दिया उठा के, वो पी की वैल्यू हो गई। और क्यू की वैल्यू क्या थी? 12 थी, ये 12 आपने उठा के यहाँ आर में पास कर दिया, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। तो अब मेरी जो नई वैल्यू हो गई पी की वो 9 हो गई, और आर की जो नई वैल्यू है वो 12 हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये जो वैल्यूज है ना 9 और 12 ये एक सब प्रॉब्लम के लिए है। पहले तो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, अब सब प्रॉब्लम है। यही तो कहा था कि स्ट्रक्चर सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है मतलब फंक्शन तो सेम है, बस साइज रिड्यूस हो गया। क्योंकि पहले एरे का पूरा इंडेक्स कहां से कहां तक था? 9 to 16 था, अब कहां से कहां तक है? 9 to 12 है। इसका मतलब जो वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, अभी मैं पूरा ट्री बना के दिखाऊंगा आपको, अभी मैं पूरा ट्री बना के दिखाऊंगा और क्लैरिटी आएगी आपको। लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझते भी जाइए। अभी जो मेरे पास ये है 9 to 12 ये एक सब प्रॉब्लम है, कहां से कहां तक की? 9 to 12 तक की। ठीक है, एग्जीक्यूट करिए उसको, अभी ट्री बाद में बनाएंगे, पहले इसका एग्जीक्यूशन समझ लें। क्योंकि अगर अभी ट्री बनाने चले गए तो फिर समझना नहीं है कुछ भी, फिर तो बस ये कि हाँ सवाल हो गया जी खत्म कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, पूरा डेप्थ में पढ़ना है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, अब 9 और 12 हो गया, लगाइए P 9 R 12, कंडीशन P लेस देन R ट्रू है कंडीशन। 2 3 4 5 चारों स्टेप्स चलेंगे। सेकेंड स्टेप क्यू निकालिए क्यू कितना है? P प्लस आर बाई 2, P कितना है? 9, 9 प्लस 12 21, 21 बाई 2 इज 10.5, 10.5 का मतलब लोअर बाउंड कितना हो गया? 10। तो क्यू की वैल्यू कितनी हुई आपकी? क्यू की वैल्यू आपकी कितनी हुई? 10 हुई। क्यू की वैल्यू 10 हो गई। फिर क्या हुआ आपका? फिर से थर्ड स्टेप चल गया आपका। फिर जब ये थर्ड स्टेप चला तो मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू चल गया हमारा। और जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है वो कहां चले जाएंगे? भेज दो स्टैक में उठा के। तो पहले स्टैक में भेज दो, उसके बाद चलाएंगे मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू को। ठीक है, इसको अभी चलाएंगे। अब ये जो दो स्टेप्स हैं इनको पहले आप स्टैक में भेज दो, डाल दो स्टैक में। स्टैक में क्या जाएगा? मर्ज ए पी क्यू आर, तो ए 9 10 12 डाल दो यहाँ पर, ए 9 10 12। और फोर्थ स्टेप क्या जाएगा? मर्ज सॉर्ट ए क्यू प्लस 1, क्यू प्लस 1 कितना हो गया? 10 प्लस 1 मीन्स 11 आर। ये भी चला गया हमारा, ये क्लियर हो गया। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप हमने डाल दिए स्टैक में। अब जो थर्ड स्टेप है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर क्या होगा? इस पी की वैल्यू इस पी में आ जाएगी, इस क्यू की वैल्यू इस आर में आ जाएगी। तो पी की वैल्यू कितनी थी? 9, 9 में 9 चली गई, और जो क्यू की वैल्यू थी कितनी थी? 10, वो क्या चली जाएगी? आर में। ये इधर आ गया। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट किया हमने, फिर से पहला स्टेप चेक करिए। इफ p लेस देन r, कंडीशन ट्रू है, 9 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। फिर चारों स्टेप्स आपके चलेंगे। आपने फिर q को इवेल्युएट किया, q कितना आ गया? p प्लस आर बाई 2, 9 प्लस 10 19 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 19 बाई 2 इज 9.5। 9.5 का लोअर बाउंड कितना आ गया? 9। मैंने आपने इधर लिख दिया। उसके बाद आपका क्या चलेगा? मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू, और जो बाकी दोनों स्टेप्स हैं वो कहां फिर जाएंगे? वापस से स्टैक में डाल दो।
डाल दीजिए स्टैक में। स्टैक में क्या आ गया, मर्ज ए पी क्यू आर, यहाँ लिख दीजिए मर्ज ए पी क्यू आर 9 9 10 9 9 10 डाल दिया। और जो फोर्थ स्टेप है मर्ज सॉर्ट ए क्यू प्लस 1 कोमा आर, यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10 और आर भी कितना है 10। ये चला गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब इस थर्ड स्टेप को वापस से एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी दोनों तो हमने स्टैक में डाल दिया। अब थर्ड स्टेप क्या कॉल थी, मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू। क्या होगा ध्यान से देखो, मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू, पी की वैल्यू कितनी है 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 9। जब इसको चलाएंगे तो क्या होगा, पी की वैल्यू 9 गई इधर और आर की वैल्यू कितनी हो गई 9। ये तो पास किया आपने, क्योंकि आप इसी को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके लिए तो एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, ऐसे आपने 9 और 9 भेजा, पी और पी क्यू भेजा। अब जब आप इसको चलाएंगे, इसका जब पहला स्टेप चलेगा क्या होगा, इफ पी लेस देन आर, क्या है कंडीशन, पहली बार कंडीशन फॉल्स हुई है पी लेस देन आर, क्योंकि पी की वैल्यू भी 9 है और आर की वैल्यू भी 9 है। 9 डज नॉट लेस देन 9, 9 इज इक्वल्स टू 9, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, बताया था ना अभी, कंडीशन अगर ये फॉल्स हो गई तो कोई भी स्टेप नहीं चलेगा, ना स्टेप नंबर 2 चलेगा, ना 3 चलेगा, ना 4 चलेगा, ना 5 चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इफ कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो देन क्लोज में आप आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, प्रोसीजर खत्म हो गया। हाँ प्रोसीजर खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रोसीजर एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा, सॉर्ट तो ही नहीं चाहिए। अरे भाई जो इतना सब कुछ स्टैक में पड़ा हुआ है ये भी तो अभी एग्जीक्यूट करोगे, ये पेंडिंग कॉल्स हैं जो स्टैक में पड़ी हुई है। अब जब इस कॉल के लिए चलाया था आपने और जब ये थर्ड स्टेप चला था तो ये लिख दिया, लेकिन अब सबसे बाद में तो ये वाला चलेगा ना पहले, क्योंकि रिकर्जन के अंदर रिकर्जन आ गया, तो जो सबसे लास्ट में रिकर्जन आया पहले वो खत्म करेगा अपना काम, फिर ये वाला रिकर्जन अपना काम खत्म करेगा, फिर ये वाला रिकर्जन अपना काम खत्म करेगा। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। स्टैक बनाने का यही एक बेनिफिट होता है कि मैंने तो भैया स्टैक बना दिया, जैसे जैसे जब मैं एग्जीक्यूशन अपना कर रहा था एल्गोरिथम का, जैसे जैसे मेरे पास पेंडिंग कॉल्स आ रही थी मैं तो उनको स्टैक में डालता हुआ चल रहा था। अब स्टैक में जो सबसे ऊपर है मैं तो वो कॉल एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे कुछ नहीं सोचना। स्टैक में सबसे ऊपर क्या है, मर्ज सॉर्ट ए 10 10, ये सबसे ऊपर है स्टैक में। मर्ज सॉर्ट एमएस लिखा है, मर्ज सॉर्ट ए 10 10, ये सबसे ऊपर है। ये क्या है, इस 10 की वैल्यू कहां जाएगी, इस पी में जाएगी, इस 10 की वैल्यू कहां जाएगी, इस आर पे जाएगी। तो ये एक्चुअली में पी और आर ही तो हैं, लिख दीजिए पी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू भी 10 लिख दीजिए। इसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया, इसको यहां से रिमूव कर दीजिए, मैंने इसको कर दिया पॉप, स्टैक से रिमूव कर दिया। अब जब आपने चलाइए मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इस कंडीशन के लिए, जब पी की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू 10 है, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि पी लेस देन आर नहीं है, 10 है पी, आर भी 10 है, कंडीशन फॉल्स होगी, नहीं चलेगा आगे, रुक गया। अब क्या चलेगा नेक्स्ट, मर्ज ए 9 9 10, अब ये मर्जिंग चलेगा। अब ये मर्ज क्या करता है, ये तो एक नया प्रोसीजर आ गया, ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो एक सेपरेट प्रोसीजर है मर्ज, बिल्कुल ठीक बात है, अभी हम इसको पढ़ भी नहीं रहे। पहले इस मर्ज सॉर्ट में जितना स्टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है पहले ये देखेंगे खाली, उसके बाद मर्ज को चला कर देखेंगे अलग से, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी इस मर्ज सॉर्ट की, ठीक है। तो अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मर्ज प्रोसीजर चल रहा है ए 9 9 10, लेट सपोज ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, क्योंकि ये हमारा एक सेपरेट प्रोसीजर है, ये एक सेपरेट प्रोसीजर है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो सबसे पहली कॉल हमारी चलेगी इसमें मर्ज में, वो चलेगी मर्ज ए 9 9 10, मैंने लिख दिया, ये चलाना है मैं अभी। अब ये जब चलेगा, जब क्या होगा मत सोचो, अभी जरूरत भी नहीं है सोचने की, अभी सिर्फ उसको चलाओ, एक बार में एक जगह कंसंट्रेशन करो, ठीक है। चलिए वापस से आ जाइए अपने इस पर, लेट्स सपोज ये मर्ज भी एग्जीक्यूट हो गया। अभी अज्यूम कर लीजिए मेरे कहने से कि एग्जीक्यूट हो गया है, अभी तो एरे भी सॉर्ट नहीं हुई ना, एरे तभी सॉर्ट होगी जब मर्ज चलेगा। अब इसका पहले एग्जीक्यूशन तो देख ले, पूरा फ्लो देख ले, उसके बाद क्या चलेगा, मर्ज सॉर्ट ए 11 12 चलाइए, मर्ज सॉर्ट ए 11 12 चलेगा तो क्या हो गया, पी की वैल्यू कितनी
11, आर की वैल्यू कितनी 12, यही तो है ना मर्ज सॉर्ट ए 11, 12, पी की वैल्यू 11 और आर की वैल्यू 12। अब क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि पी लेस देन आर है, 11 लेस देन 12 है। तो क्यू निकाला आपने, क्यू निकाला तो क्यू कितना आ गया 11 प्लस 12 23/2, कितना आ गया 23/2 11.5, लोअर बाउंड 11 आ गया, क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 11। जब क्यू की वैल्यू 11 आ गई तो फिर उसके लिए मर्ज सॉर्ट चलेगा और बाकी जो फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप है वो कहां जाएगा, स्टैक में भेज दो, स्टैक में भेज दो। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी रहे इसलिए मैंने इसके पैरेलली दूसरा स्टैक बना लिया, स्टैक एक ही है, बस आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि स्टैक, जिससे कि अगर आप कल को आप पिक्चर देखें तो बिल्कुल क्लियर रहे। तो उसमें जो सबसे पहली कॉल मेरी पड़ी है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, ए 9, 12, 16, फिर आपका है मर्ज सॉर्ट ए 13, 16 और ये आपका है मर्ज ए 9, 10, 12। क्योंकि बाकी जो स्टेप्स हैं ये तो आप पॉप कर चुके हो ना, तो निकल चुके हैं, स्टैक में तो खाली इतना ही बचा। और जब आप इस वाली कॉल को चला रहे थे, जब आप इस वाली कॉल को चला रहे थे 11, 12 वाली को, तो फिर से ये आपका कुछ रिकर्सिव एंट्रीज आई जो आपको स्टैक में डालनी है। अब हम यहाँ स्टैक में डाल देते हैं, तो स्टैक में क्या जाएगा इसके लिए, इसी के लिए जाएगा ना, क्योंकि आप इसी को तो चला रहे हैं, 11, 12 को आप चला रहे हैं। जब आप 11, 12 को चलाने के लिए आए थे, कंडीशन ट्रू मिली थी, तो फिर थर्ड स्टेप आप चलाएंगे अभी, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ को स्टैक में डाल दीजिए। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, मर्ज ए पी क्यू आर, यानी कि 11, 12 डाल दीजिए यहाँ पर, मर्ज ए 11, 12 और एक आपका चला गया मर्ज सॉर्ट ए क्यू प्लस 1 कोमा, क्यू प्लस 1 आपका मतलब कितना हो गया 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 इज 12 और आर इज ऑल्सो 12, तो ए कोमा 12 कोमा ये चला गया। थर्ड स्टेप को चलाना ही है, चलाएंगे थर्ड स्टेप को, थर्ड स्टेप को चलाएंगे तो पी की वैल्यू पी में, क्यू की वैल्यू आर में, पी की वैल्यू कितनी है 11, आर की वैल्यू कितनी है 12, आर की वैल्यू कितनी है, और सॉरी क्यू की वैल्यू कितनी है 11 है, ये आपकी इधर चली गई, ये तो हुआ ना, पी की वैल्यू आपकी कितनी थी यहाँ पर, पी की वैल्यू 11 थी और आर की वैल्यू कितनी, क्यू की वैल्यू कितनी थी 11 थी, इसमें चली गई 11, दोनों ही 11 है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब जब आपने 11, 11 चलाया तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि पी लेस देन आर नहीं है, पी लेस देन आर नहीं है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आगे नहीं चलेगा ये वाला स्टेप। अब स्टैक को देख लो, स्टैक में जो ऊपर सबसे बड़ा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दो, स्टैक में सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, मर्ज सॉर्ट पड़ा हुआ है, यानी कि वापस से कोई फिर से चलाना है, पी की वैल्यू भी 12 है, आर की वैल्यू भी 12 है, लिख दो, मान लीजिए इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, पी की वैल्यू भी 12 है, आर की वैल्यू भी 12 है, फिर क्या होगा, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि पी लेस देन आर आपका नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा, मर्ज चलेगा, फिर आप मर्ज चलेगा, मर्ज ए 11, 12, अब इसको नोट कर लेते हैं, ये हमारा मर्ज चलेगा ए 11, 12, लिख लीजिए अभी यहाँ पर, जब इस पर आएंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा, आपको निश्चित रहिए, ए 11, 12 चलेगा, आप एज्यूम कर लीजिए अभी चल गया है, ए 11, 12 चलेगा। उसके बाद फिर मर्ज चलेगा, फिर मर्ज चलेगा ए 9, 10, 12, लिख दीजिए ए 9, 10, 12, यहाँ पे लिख दीजिए मर्ज ए 9, 10 एंड 12, ये भी आपका चलेगा। लेट्स सपोज आपने ये मर्ज भी एग्जीक्यूट कर दिया, अब उसके बाद क्या चलेगा, मर्ज सॉर्ट ए 13, 16। अब मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट के लिए पॉज देता हूँ, आप ये देखिए कि आपने जो मर्ज सॉर्ट अभी तक एग्जीक्यूट किया है, इस मर्ज सॉर्ट को आपने जो एग्जीक्यूट किया है, जो आपके पास ओरिजिनल एरे थी, जो आपके पास ओरिजिनल एरे थी, उसमें जो आपके पास इंडेक्सेस थे वो 9 to 16 थे, वहां आपके पास एक ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, आपने उसको 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था पहले, अभी मैं करके दिखाऊंगा, पूरा रिकर्जन ट्री आपके सामने बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा आपको पूरा कंसेप्ट। तो जब 9 to 16 आपके पास एरे थी, तो अभी आपने सिर्फ हाफ एरे पर काम किया है, मतलब समझ लीजिए अभी सिर्फ जो लेफ्ट साइड में आपके पास प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम बनी, अभी आपने सिर्फ उस पर काम किया है जिसके इंडेक्सेस थे 9 to 12,
और जो दूसरी एरे थी वो बनी मेरी 13 to 16, 13 to 16 वो मेरी दूसरी एरे है, जो दूसरी सब एरे है जो राइट साइड पर बनेगी मेरी। तो अगर अभी आप देखें जितने भी मैंने इस मर्ज स्टैक में अपनी कॉल्स लगाई थी वो सब 9 to 12 के बीच में थी, चाहे वो मर्ज सॉर्ट की कॉल्स हो चाहे वो मर्ज की कॉल्स हो। इसका मतलब मेरा ये जो एग्जीक्यूशन अभी खत्म हुआ है वो सिर्फ अभी लेफ्ट साइड का पार्ट खत्म हुआ है। या अगर मैं आपसे कहूं कि जो लेफ्ट साइड में सब एरे बनी, उसके नीचे जो सब एरेज बनी, उसके नीचे जो सब एरेज बनी, वो सारी सॉर्ट हो गई है, वो सारी सॉर्ट हो गई है यूजिंग these three merge calls, using these three merge calls। क्योंकि ये 8 एलिमेंट्स थे, 4 बने, 2 बने, फिर एक बना। तो ये जो 4 वाली है ये भी सॉर्ट हो गई, ये जो 2 वाली है ये भी सॉर्ट हो गई, और जो 1 वाली है वो तो ऑलरेडी सॉर्ट थी। तो अभी आपने जो मर्ज प्रोसीजर है वो सिर्फ 3 बार एग्जीक्यूट किया है, इसलिए वो सारी एरेज जो लेफ्ट साइड में वो सॉर्टेड है। अभी हमें क्या करना है, जो राइट साइड में ऐसे एरेज बनेंगी जो कि इंडेक्सेस 13 to 16 है, अब वो सॉर्ट हो जाएंगी। और जब ये सारी के सारी सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी इसकी नीचे वाली, उसके बाद फाइनल एक मर्ज कॉल चलेगा जो हमारी इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देगा। ये सबसे लास्ट में चलेगा, इसलिए मैंने इसको रोका हुआ है। अभी जब मर्ज चलाएंगे तो एक साथ चलाएंगे, सो दैट कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। अगर ये वाली चीजें समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे चलिए आप, जैसे जैसे मैं लेके चल रहा हूं आपको। अब आप चलाइए मर्ज सॉर्ट A13,16। तो ठीक है, अब हम जो एग्जीक्यूशन करेंगे वो राइट साइड वाली सब एरे पर करेंगे जो कि हमारी एग्जिस्ट करती है इंडेक्स 13 to 16। तो क्या आपको सिंपली मर्ज सॉर्ट एग्जीक्यूट करना है, आपको सिर्फ पैरामीटर्स उसमें इनपुट करा देना है। तो P की वैल्यू कितनी है आपकी 13 है, और R की वैल्यू आपकी 16 है। आप ध्यान दीजिए P की वैल्यू आपकी हो गई 13 और R की वैल्यू आपकी हो गई 16। निकालिए, कंडीशन ट्रू है, P लेस देन R है। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। P लेस देन R है, कंडीशन इज ट्रू, Q निकालिए, Q आ गया 13 + 16 29/2, 29/2 इज 14.5, 14.5 का लोअर बाउंड आपका हो गया 14.5 का आपका लोअर बाउंड हो गया 14। तो थर्ड स्टेप चलेगा, स्टेप नंबर 4 और 5 को डाल दीजिए स्टैक में, डाल दीजिए। एक स्टैक हमने और लिया हुआ है यहाँ पर, इसी में डाल दीजिए आप, यहाँ फटाफट से लिख दीजिए इसको, मर्ज A9 12 16। उसके बाद आपका इसमें ये अभी बची हुई है आपकी, अच्छा ये आपकी एग्जीक्यूट हो गई, ये 13 16 तो हम कर ही रहे ना एग्जीक्यूट, वो क्रॉस लगाना हमारा रह गया था। तो मर्ज खाली ये बचा हुआ है। अब क्या है हमारा, इसके लिए फोर्थ और फिफ्थ स्टेप आप इस जो है स्टैक में डाल दीजिए और स्टेप नंबर 3 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले फोर्थ और फिफ्थ स्टैक में डाल दीजिए। स्टैक में क्या आ गया आपका, मर्ज A PQR 13 14 16, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी भी आ गई होगी आपको। और एक आपकी हो गई मर्ज सॉर्ट A,Q+1, यानी कि 15,16, क्योंकि वैल्यू कितनी है 14 है ना, 14 + 1 is 15, 15,16। इसको चला दीजिए, APQ को चला दीजिए। APQ को चलाएंगे तो P में P आ गया और Q में जो वैल्यू थी वो चली गई आपकी R में। चलाइए इसको, चलाइए 13 लेस देन 14, कंडीशन वापस से ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो Q निकालिए। Q कितना आ गया 13 + 14 27/2, 13.5 और मॉडल्स 13 आ गया, नॉर्मल आपका 13 आ गया। तो ये वाली इक्वल चलेगी। अब स्टेप नंबर 3 4 और 5 स्टेप में डालिए फटाफट से। यहाँ डाल दिया आपने मर्ज A PQR 13 13 14, और एक आपका स्टेप में चला गया मर्ज सॉर्ट A,Q+1 * R। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आपको चलाना है थर्ड स्टेप APQ, यानी कि P में Q आ गया और आपका जो Q में था 13 चला गया यहाँ पर। क्या हुआ, नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, P लेस देन R नहीं है, नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चलेगा, वो तो चल नहीं रहा। स्टैक को देख लो, स्टैक में सबसे ऊपर क्या है A 14,14, चला दो 14 14 को चला दो, P14 R14, P14 R14। अब जब आपका P14 और R14 चला तो क्या होगा, नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, P लेस देन R नहीं है ना, P लेस देन R कंडीशन नहीं चलेगी। उसके बाद क्या होगा, ये मर्ज चलेगा। अभी मर्ज से चलेगा A 13 13 14, लिख दीजिए इसको, A 13 13 14 आप इधर लिख दीजिए, A 13 13 14। अभी आप लिख दीजिए इसको, बस इजी पर आने वाले हैं अगले 5 मिनट में। उसके बाद चलेगा आपका मर्ज सॉर्ट A 15 16, चला दीजिए इसको, A 15 16 को चलाइए, तो 15 और 16 को चलाइए,
15 16 चलाएंगे, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 15 लेस देन 16 है। क्यों निकालिए? क्योंकि कितना है 31/2 यानी कि 15.5 का लोअर बाउंड 15 आ गया। थर्ड स्टेप चलेगा, फोर्थ और फिफ्थ को वापस से स्टैक में डाल दीजिए। अभी एक नया स्टैक बनाना पड़ेगा, तो एक नया स्टैक वापस से बना लेते हैं, थोड़ा फास्ट बना लेते हैं। इसी के नीचे बना लेते हैं एक नया स्टैक। जो अभी स्टैक में बचा हुआ है वो लिखते हैं पहले A 9 12 16 बचा हुआ है। एक आपकी एक और बची हुई है मर्ज A 13 14 16 बचा हुआ है। बाकी वो सब निकल गया था हमारा। और जब इसके लिए चल रहा है तो अभी थर्ड स्टेप चलेगा, फोर्थ और फिफ्थ को स्टैक में डाल दीजिए। तो एक स्टैक में जाएगा मर्ज ए पी क्यू आर का मतलब कितना हो गया 15 15 16 और एक चलेगा मर्ज सॉर्ट ए क्यू प्लस 1 आर यानी कि ए 16,16। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, क्यू प्लस 1 आर। ठीक है, थर्ड स्टेप जब आपने चलाया ए पी क्यू तो कितना हो गया 15 और इस आर में क्या आ गया क्यू यानी कि ये 15। अब क्लियर है आपको, आपको बताने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है, ये नहीं चलेगा आपका, खत्म हो गया इसका एग्जीक्यूशन। उसके बाद क्या चलेगा, जो स्टैक में पड़ा हुआ है, तो स्टैक में बड़ा छोटा सा रह गया, चला दो उसको 16 को चलाएंगे तो क्या होगा, ये भी नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर क्या चलेगा, मर्ज ए 15 15 16 लिख दीजिए, ए 15 15 16 लिख दीजिए, मर्ज ए 15 15 16। चलिए आगे चलिए, फिर क्या बना आपका, फिर मर्ज है और फिर मर्ज है। देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, क्यों, क्योंकि अब कोई मर्ज सॉर्ट नहीं बची हमारे पास चलाने के लिए। जब नहीं बची तो इसका मतलब अब वापस से वो जो रिकर्जन की एक साइकिल चली हुई थी वो बंद होगी, इसका सारे रिकर्जन आपके एग्जीक्यूट हो गए। और देखिए जब आपने स्टैक्स बनाए तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। खैर अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आपकी मर्ज है, मर्ज ए 13 14 16 लिख दीजिए इसको, ए 13 14 16 और फाइनली आपकी है एक मर्ज होल, मर्ज ए 9 12 16, मर्ज ए 9 12 16। ठीक है, ये आपकी है मर्ज 13 14 16 लिख दिया और मर्ज ए 9 12 16। देखिए पूरा स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, स्टैक में कुछ नहीं बचा, कोई पेंडेंसी आपकी मर्ज सॉर्ट पे भी नहीं है। इसका मतलब ये जो छोटा सा प्रोसीजर था चापमर्ज लाइन का, इसका एग्जीक्यूशन आपका खत्म हो गया। तो रिकर्सिव प्रोसीजर्स आर स्मॉलर इन साइज, छोटे होते हैं लिखने में, लेकिन जो उनका एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा इसीलिए होती है क्योंकि मेमोरी में स्टैक को बना के चलते हैं अपने पास। ठीक है, इसलिए जब बहुत हैवी एल्गोरिथम्स होती हैं हमारी जिनमें रिकर्जन यूज है, तो जनरली उनको ये बोला जाता है कि आप इसको इटरेटिव अप्रोच से करिए। इटरेटिव अप्रोच जिनमें आपके लूप्स आ जाए, क्योंकि लूप्स फिर भी हमारा इतना स्पेस कंजम्पशन नहीं करेंगे जितना कि रिकर्सिव प्रोसीजर्स कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्टैक्स बनते चले जाते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनते चली जाती हैं, और जो ऑपरेशन हमारे होता है ना पुश को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, मेमोरी भी लेते हैं। खैर अभी उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे हैं, अभी मर्ज सॉर्ट पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये जो मर्ज सॉर्ट है, ये जो रिकर्जन है, ये एक्चुअली में किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है इस एल्गोरिथम का, ये थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी इसलिए क्योंकि हमने इसको लेंदी तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में जाके इसको चला कर देख रहे हैं कि एक्चुअली में किस तरीके से चलता है। आपको एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो चला कर नहीं देख रहे हैं आप, हम तो सिर्फ इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही है। खैर अब जो हमारा लास्ट स्टेप इसमें है वो है मर्ज प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना, जो हमारी फाइनल एल्गोरिथम को एक सॉर्टेड वे में अरेंज करेगा। जहां से हमारा हमने शुरू किया था कि इनपुट में हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसमें रैंडमली अरेंज्ड एलिमेंट्स हैं, और जब ये मर्ज सॉर्ट हमारी पूरी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो जाएगी तो जो आउटपुट एरे आपको मिलेगी वो एक सॉर्टेड एरे मिलेगी। उसमें एलिमेंट्स में जो उसमें एलिमेंट्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, एक लॉजिकल सीक्वेंस में होंगे। चलिए अब हम अपने मर्ज प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। कितने बार एग्जीक्यूट करना है, 7 बार एग्जीक्यूट करना है, तब जाकर आपको फाइनल सॉर्टेड एरे मिलेगी। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है। ऑर्डर आपको यही रखना है एग्जीक्यूशन का, क्योंकि देखिए जब आपने स्टैक से इसको बाहर किया था तो सबसे पहले इसको बाहर किया था, इसका मतलब ये जो मर्ज प्रोसीजर चलेगा सबसे पहले इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए, इसके 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 इस तरीके से हम चलाएंगे।
तो मैं 7 बार यहाँ पर आपको चलाकर नहीं दिखाऊंगा मर्ज प्रोसीजर, मैं आपको इस कॉल के लिए बताऊंगा किस तरीके से चलता है। उसके बाद जब मैं आपको इसके लिए बता दूंगा तो आपको यहीं से ही आइडिया लग जाएगा कि ओके मर्ज प्रोसीजर ये काम कर रहा है मेरा। उसके बाद ये आप खुद एग्जीक्यूट करेंगे सारे के सारे, और जो सबसे लास्ट वाला मर्ज प्रोसीजर है मैं आपको ये बताऊंगा ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इतने पार्ट को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लॉट में, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना कि मर्ज प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम 7 बार ये मर्ज प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद ही हमें सॉर्टेड एरे मिलेगी। तो यहाँ पर मेरा जो एग्जीक्यूशन होगा वो ये एक मर्ज प्रोसीजर में यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, और एक मर्ज प्रोसीजर में इसके लिए एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो जो सबसे पहले मर्ज हम चला रहे हैं वो चला रहे हैं मर्ज A9 9 10। देखिए बिल्कुल क्लियर है आपको, यहाँ पर आपके पास 4 पैरामीटर्स है और यहाँ पर भी आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं A P Q R। तो हम चलाएंगे सबसे पहले मर्ज A9 9 10। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम जो चलाएंगे वो चलाएंगे मर्ज A9 9 10। अब वापस से, क्योंकि ड्राई रन करना है आपको, अब ड्राई रन अगर आप करेंगे तो ये मैंने आपको बताया पहले कि आप इन पैरामीटर्स को पहले लिख लीजिए, ड्राई रन में लिख लीजिए, ड्राई रन करिए आप इसका। और जब आप इसका ड्राई रन करेंगे तो क्या क्या पैरामीटर्स आपके पास हैं, एक आपके पास P है, एक आपके पास Q है, एक आपके पास R है, बाकी और भी पैरामीटर्स इसमें आएंगे, वो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे। तो अभी हमारे पास P की वैल्यू कितनी है 9, Q की वैल्यू भी कितनी है 9 और R की वैल्यू कितनी है 10। अब देखिए इसमें 17 स्टेप्स हैं बड़े बेसिक, लेकिन आप समझते चलिएगा कि यही क्यों लिखे हैं, कुछ और भी हो सकता है क्या, यस कोई और एल्गोरिथम भी इसकी हो सकती है जो थोड़ी और इजी टू रन हो सकती है यूजिंग लूप्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सूडो कोड है ये एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से दिया गया सो दैट कि आप चलाकर देख लें, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि प्रोग्राम इसका जब बनेगा तो लूप मुझे चलाने तो कहाँ तक लूप चलाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने पहले स्टेप में निकाला n1 अगेन एक वेरिएबल है, लिख लीजिए आप यहाँ पर डिनोट करिए n1 denotes the number of variables in the sub array। कौन से सब एरे अभी देखेंगे। कितना हो गया q माइनस p प्लस 1, q माइनस p 9 माइनस 9 0 प्लस 1 1, यानी कि n1 कितना हो गया, n1 हो गया 1। n2 कितना हो गया r माइनस q, यानी कि 10 माइनस 9 1। n2 लिख दीजिए, n2 भी कितना हो गया, n2 भी आपका हो गया 1। उसके बाद ये बोल रहा है क्रिएट एरेज l फॉर लेफ्ट r फॉर राइट। दो सब एरेज बनाइए, दो एरेज बनाइए l कहां से कहां तक, 1 से n1 प्लस 1 तक। अभी जो बोल रहा है ना 1 से लेके n1 प्लस 1 तक, इसका मतलब ये इंडेक्सेस हैं, ये एलिमेंट्स नहीं है, ये इंडेक्सेस हैं। तो कह रहा है 1 से लेकर n1 कितना है आपका 1, यानी कि 1 से लेके 1 प्लस 1 यानी कि 1 से लेके 2 तक, यानी कि आप एक एरे बनाइए, लेफ्ट एरे बनाइए 1 से लेकर 2 तक, जिसमें दो इंडेक्सेस होंगे, एक इंडेक्स ये 1 हो गया, एक इंडेक्स आपका ये 2 हो गया। और एक राइट एरे बनाइए 1 से लेकर n2 प्लस 1 तक। अभी बना लीजिए जैसे वो कह रहा है, बाद में हम बड़ा सिंपल वे में इसका जो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है वो देखेंगे। एक हमने बनाया r 1 से लेकर n2 प्लस 1, n2 कितना है, n2 भी 1 है, तो यानी कि 1 से लेके 2 तक एक राइट एरे बना दीजिए r, ये भी हमारी बनेगी 1 से लेकर, ये भी हमारी बनेगी आपकी 1 से लेकर 2 तक। एक आप राइट एरे बना दीजिए 1 से लेकर 2 तक। अब बोल रहा है एक लूप चला रहा है, लूप चल रहा है फॉर i इज इक्वल्स टू, बताया था ना लेफ्ट एरो का मतलब इज इक्वल्स टू होता है, तो i इज इक्वल्स टू 1 to n1। लूप चल रहा है i इक्वल्स टू 1 to n1। i अगेन एक वेरिएबल आ गया, लिख दो ड्राई रन में लिख दो, i एक वेरिएबल है। कहां से कहां तक चल रहा है, 1 से n1 तक, यानी कि 1 से 1 तक चल रहा है, तो यानी कि i की वैल्यू सिर्फ 1 है। अगर 1 से 10 होता तो लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी वैल्यू लिख देते, जितनी पॉसिबल वैल्यूज थी i की। अभी सिर्फ एक ही है, 1 से 1 तो 1 हो गया। अब क्या बोला इसने, डू l ऑफ i, बड़े ध्यान से देखना इसको, डू l ऑफ i, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब इस इंडेक्स पर जो वैल्यू है अब उसकी बात कर रहे हैं। तो i की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि l ऑफ 1,
एल ऑफ वन पर क्या डाल दो, एल ऑफ वन पर क्या डाल दो, एल ऑफ वन पर आप डाल दो ए ऑफ पी प्लस आई माइनस वन, यानी कि ए ऑफ पी प्लस आई, पी कितना है 9 प्लस आई प्लस 1 यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9, ये तो हो गया p प्लस आई माइनस 1, कौन सा बन गया, यानी कि जो ए ऑफ 9 पर पड़ा हुआ है। ए ऑफ 9 का मतलब क्या है, ए ऑफ 9 रेफर कर रहा है ओरिजिनल एरे को। ए ऑफ 9 पर क्या पड़ा है, ए ऑफ 9 पर पड़ा है 2, वो 2 आप कहाँ डाल दें, एल ऑफ 1 में डाल दीजिए। तो हमने एल ऑफ 1 में डाल दिया जी 2। फिर आप यहीं पर आए, स्टेप नंबर 4 पर आए। अब ये आगे नहीं चलेगा क्योंकि एक ही बार चलना था ना 1 से लेकर 9 तक। क्योंकि अगर आपने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम किया हो तो होता क्या है, इसी तरीके से तो लूप चल रहा है। अगर हम किसी एक लेट्स सपोज लिखें लूप को i लेस देन इक्वल्स टू 1 i प्लस प्लस, ये तो आपका हो गया। इसी तरीके से लूप चल रहा है। तो i की वैल्यू पहले 1 थी, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन ट्रू मिली, फिर आपने स्टेप एग्जीक्यूट कर दिया। जब ये स्टेप एग्जीक्यूट हो गया अब i की वैल्यू 2 हो गई, फिर i की वैल्यू 2 लेकर आप इस लूप में आए। तो जब आपने ये कंडीशन चेक करी 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 कंडीशन फॉल्स हो गई, अब ये स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप लूप से बाहर आएंगे और ये वाला स्टेप आपका एग्जीक्यूट होगा। एक बेसिक तरीका है कि किस तरीके से आपके ये लूप्स चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका लूप चल रहा है 4, फिर आपका लूप चल रहा है 4 j इक्वल्स टू 1 टू n2। फिर आपका लूप चल रहा है 4 j इक्वल्स टू 1 टू n2। अब आप j को भी लिख दीजिए आप यहाँ पर, j 1 टू n2 का मतलब 1 टू 1, ये भी एक ही बार चल रहा है, तो j की वैल्यू भी आपकी हो गई 1। क्या कह रहा है, डू r ऑफ j में क्या डाल दो, a ऑफ q प्लस j। r ऑफ j का मतलब हो गया r ऑफ 1 में क्या डाल दो, a ऑफ q प्लस j मीन्स 9 प्लस 1 मीन्स 10, यानी कि जो a ऑफ 10 में पड़ा है उसको डाल दो r ऑफ 1 में। a ऑफ 10 में क्या है, a ऑफ 10 में पड़ा है 4, इस 4 को कहाँ डाल दो, r ऑफ 1 में। ये लो जी, ये 4 हमने यहाँ डाल दिया। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना। फिर वापस 6 स्टेप पर जाएगा, कंडीशन फॉल्स मिलेगी, बाहर आ जाएगा। फिर आपने डाला एल ऑफ n1 प्लस 1, यानी कि एल ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि n1 की वैल्यू 1 है ना, यानी कि एल ऑफ 2 में क्या डाल दिया, इनफाइनाइट डाल दिया। एक्चुअली में इनफाइनाइट अगर जब इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो इन्फिनिटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको हम जब स्यूडो कोड पढ़ रहे हैं तो उसको हम सेंटिनल्स बोल देते हैं। तो इसका जो पर्पस है लेने का वो सिर्फ यही है कि जब भी हम इस एरे पर अपनी वर्किंग करेंगे तो तब तक वर्किंग करेंगे जब तक कि हमें ये सेंटिनल ना मिल जाए, या एक ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जो सबसे बड़ी हो, जिससे बड़ी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब एक्चुअल इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें ना सेंटिनल्स की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। फिर जब भी हम लूप चलाएंगे वो लूप हम चला देंगे जितने भी इस एरे की लेंथ है। ये सिर्फ इसीलिए लिया हुआ है कि एरे की लेंथ आइडेंटिफाई हम कर लें कि कितनी लेंथ है। ठीक है, वो हम देख लेंगे, वो बड़ा सा इजी टू लर्न है। फिर हम यहाँ पर पहुंचे r ऑफ n2 प्लस 1, यानी कि r ऑफ 1 प्लस 1, यानी कि r ऑफ 2 में भी आपने क्या डाल दिया, इन्फिनिटी डाल दिया। तो एक्चुअली में अगर आप देखें जो शुरू के 9 स्टेप्स में इसने काम किया है वो ये किया है कि जो आपके पास एक ओरिजिनल एरे थी, आपने उसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर आपने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर वो सिंगल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। तो वो जो सिंगल एलिमेंट्स थे एक्चुअली में वो यही तो है आपके पास, अगर आप सोच के देखें। अब आप इसको, मैं थोड़ा सा अब इसको लिखता हूं, हालांकि दोबारा बनाऊंगा इसको। अभी हमारे पास जो एलिमेंट्स थे 2 4 5 7 1 2 3 6 ये थे ओरिजिनल। हमने इसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तरफ हमारे आ गए थे 2 4 5 7 और एक तरफ हमारे आ गए थे 1 2 3 6। इसको भी मैं और डिटेल में बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ। ये हो गया 2 4, इधर आपका आ गया 5 7, ये आपका आ गया 1 2, इधर आपका हो गया 3 6, ये आपका हो गया 2 4 5 7 1 2 3 एंड 6। तो ये जो 2 सब एरेज हैं एक्चुअली में, ये एक लेफ्ट एरे है 2 और 4 है, गलती लिखा गया मेरे से 2 4 5 7 1 2,
और ये हमारी है चलिए राइट एरे, यही बनाई है इसने, ये शुरू के 9 स्टेप्स लिखे, ठीक है। तो ये जो 2 सब एरेज हैं यही इसने बनाई है। इसलिए देखिए जब आप अपना मर्ज सोर्ट प्रोसीजर लगा रहे थे तो यहां से आपने स्टार्ट किया, रिकर्जन आ गया, इस वाली कॉल पर आप चले गए, ये सारी स्टैक में चली गई थी स्टार्टिंग की अगर बात करें तो। फिर जब आप इस पर आए तो फिर ये कॉल आ गई थी तो ये भी स्टैक में चला गया था। फिर जब यहां से आप यहां पर आए तो जब ये पूरा इसका आगे एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो याद करिए उसके बाद हमारी एक मर्ज कॉल सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई थी। मैं आपको वापस से दिखाता हूं, देखिए वापस से देखिए इसको, ये हमारी जो मर्ज कॉल थी यहाँ पर आप देखिए जब आप इसको चला रहे थे सबसे पहले तो सबसे पहले क्या हुआ था जब ये चलाया था आपने, अच्छा ये तो हमने हटा दिया था, ये सबसे पहले ये मर्ज कॉल चली थी, फिर ये चला था, फिर ये चला था, ये देखिए ये 10-10 चला था, उसके बाद ये मर्ज चला था ना ए 9-9-10, सबसे पहले तो यही चली थी ना। लेकिन उससे पहले क्या कर चुका था, उससे पहले मर्ज सोर्ट ए 9-9 और मर्ज सोर्ट ए 10-10 चल चुका था, और मर्ज सोर्ट ए 9-9 पहले ही चल चुका था हमारा, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ लिखी हुई है, अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो ये क्या है 9-9 और ये क्या है 10-10, क्योंकि जब आपने 9-9 चलाया तो आगे बढ़ा ही नहीं ना, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई थी ना पी लेस देन आर वाली। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, पी लेस देन आर है ही नहीं ना, इसलिए वो कंडीशन लिखी हुई है कि जब तक डिवाइड करते जाएंगे किसी भी एरे को 2 पार्ट्स में, जब तक पी लेस देन आर है, तो इसका मतलब अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पी लेस देन आर क्या कर रहा है, वो कंडीशन ये आइडेंटिफाई कर रही है कि एलिमेंट जो है एरे में वो एक से ज्यादा होना चाहिए, अगर एक एलिमेंट है तो डिवाइड नहीं होगा। ये क्या है 10-10 है, ये दोनों एग्जीक्यूट जब हो गई थी उसके बाद सबसे पहले मर्ज कॉल चली थी, ये जो हम चला रहे हैं ये 9-9-10 वाली जो चला रहे हैं, ये तो चल रही है सबसे पहले। अब ये मैंने क्या बताया था आपको कि जब वो डिवीजन खत्म हो जाता है, जब ऐसी सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो आगे डिवाइड नहीं हो सकती, इसका मतलब वो अपने आप में एक सॉर्टेड एरे है। क्या ये 2 सॉर्टेड एरे नहीं है क्या? दोनों सॉर्टेड एरे हैं। जब ये 2 सॉर्टेड एरे आ गई इसका मतलब मेरे पास ये 2 सॉल्यूशंस आ गए। अब मैं इन 2 सॉल्यूशंस को कंबाइन करूंगा और मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाऊंगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने का मतलब ये है कि इन 2 सॉल्यूशंस को कंबाइन करके मैं इस एरे को सॉर्ट करूंगा। ये काम इस मर्ज प्रोसीजर का है। तो मर्ज प्रोसीजर टेक्स 2 sorted sub arrays and combine them into a sorted array। ये मर्ज प्रोसीजर का काम है, चाहे आप किसी भी स्टेप पर कर लें, चाहे आप इन 2 को ले लें, इसको कर लें, इसको ले लें, इसको ले लें, इन 2 को ले लें, इसको कर लें। तो अब जितनी भी आपकी मर्ज कॉल्स चल रही हैं तो पहले एक चला लेते हैं, उसके बाद और क्लियर मैं आपको आइडिया दूंगा। चलिए पहले उसको एग्जीक्यूट करते हैं पूरा अपना, इसको अभी वापस हटाते हैं यहां से। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 9 स्टेप्स हमारे हो गए। उसके बाद फिर आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, जे को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, तो आई और जे को हमने इनिशियलाइज 1-1 से कर ही दिया। पहले भी यही वैल्यू थी, अभी भी यही है, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब वो लूप चला रहा है k = p2r। कहां से कहां तक लूप चल रहा है, p2r। p कितना है 9, r कितना है 10, क्योंकि अभी सिर्फ 2 एलिमेंट तो करने हैं मुझे सॉर्ट, तो 9 to 10 तक की बात कर रहा है अभी, यानी कि अभी सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा है कि मैं सिर्फ इतना पार्ट सॉर्ट करूंगा अभी 9 to 10, ठीक है। कि एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, ले लीजिए। कहां से कहां तक चलेगा, p2r, p की वैल्यू कितनी है 9, r की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 9 to 10 दोनों वैल्यू लिख दीजिए 9-10। मैंने बताया ना ट्राई रन में जब भी होगा सारे पॉसिबल वैल्यूज पहले लिख दो। अब k की वैल्यू 9 लेकर हम अंदर आ गए, कट लगा दीजिए। जब आप कोई वैल्यू ले लें लूप पे चल रही हो तो कट लगा दें, क्योंकि जब आप बार बार वैल्यूज लेंगे तो आपको पता रहे कि हाँ लास्ट वैल्यू हमने कौन सी ली थी। k की वैल्यू आपने 9 लिया, आप अंदर आ गए। अब क्या चेक कर रहा है, l of i less than equals to r of j। i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। l of 1 is less than equals to r of 1 क्या है, क्या l of 1 कितना है 2, r of 1 कितना है 4, कंडीशन ट्रू है। l of 1 is less than equals to r of 1, क्योंकि i भी 1 है, j भी 1 है। समझ लीजिए इसको, l of 1 is less than equals to r of 1। l of 1 कितना है 2, r of 1 कितना है 4, 2 less than equals to 4, कंडीशन ट्रू है।
अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या बोलता है, ये जो ओरिजिनल एरे है ए ऑफ के, कि भैया ए ऑफ के में के की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि भैया ए ऑफ 9 में क्या डाल दो, ए ऑफ 9 में डाल दो एल ऑफ आई, यानी कि जो छोटा एलिमेंट है वो डाल दो, 2 डाल दो। तो यहां पर मैं अगर एक फाइनल अपनी एरे बनाऊं, हालांकि एरे मेरे पास एक ही है ए, उसमें बस एलिमेंट्स को हम चेंज करते जा रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं 9 10 11 12 13 14 लेट्स सपोज 15 लेट्स सपोज 16। तो ए ऑफ 9 में क्या डाल दिया, जो एल ऑफ आई में है, एल ऑफ आई का मतलब एल ऑफ 1 में है, एल ऑफ 1 का मतलब 2, ये 2 हमने यहाँ डाल दिया। अब आप ये कहेंगे कि 2 तो पहले से पढ़ा हुआ है, हाँ कोई बात नहीं, पढ़ा तो पढ़ा है, वो पहले से छोटा है इसलिए पढ़ा हुआ है। और आई को कर दो आई प्लस 1, आई कितना हो गया आई प्लस 1, आई पर कट लगाओ और आई की नई वैल्यू हुई आई प्लस 1 यानी कि 2। फिर एल्स नहीं चलेगा क्योंकि देन चल गया है, फिर आप यहाँ पर आए, उसके बाद फिर आप 12th स्टेप पर जाएंगे, आप के की नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 10। अब आपने के की वैल्यू 10 ले ली, 10 लेकर आप यहाँ पर आ गए, एल ऑफ आई यानी कि एल ऑफ 2, एल ऑफ 2 इज एक सेंटिनल लिया हुआ है इनफिनिटी। ये मैं आपसे अभी कह रहा था कि हमें एक्चुअली में बस ये चेक करना है कि हमें जो लूप चलाना है वो तब तक चलाना है जब जितने एलिमेंट्स हैं उस एरे में। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनिटी है यही सिग्निफाई कर रहा है खाली। तो एल ऑफ 2 का मतलब हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल्स टू आर ऑफ जे, आर ऑफ जे में क्या है आर ऑफ 1, इन्फिनिटी इज लेस देन 4 ना, इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 4 ना, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप एल्स में आए, एल्स में क्या कह रहा है, तो ए ऑफ के में क्या डाल दो, ए ऑफ के का मतलब ए ऑफ 10, ए ऑफ 10 में क्या डाल दो, ए ऑफ 10 में डाल दो आर ऑफ जे, आर ऑफ जे का मतलब आर ऑफ 1, आर ऑफ 1 में क्या पड़ा है 4, आर ऑफ 1 में 4 पड़ा है, ये 4 डाल दो ए ऑफ 10 में, और जे हो गया जे प्लस 1, जे कितना हो गया 1 प्लस 1, यानी कि जे भी हमारा कितना हो गया 2 हो गया। आप फिर यहीं पर आए, के की वैल्यू कितनी हो गई 11, क्योंकि वो तो एक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन 11 लेस देन 10 होना चाहिए था, लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे नहीं चलेंगे, ये रुक गए, ये प्रोसीजर खत्म हो गया इसके लिए। और जब ये प्रोसीजर खत्म हुआ तो इसने क्या किया, जो मैंने अभी आपको एक शॉर्ट लाइन में बताया था, इट टेक्स 2 सॉर्टेड सब एरेज एंड कंबाइन देम इनटू अ सॉर्टेड एरे। देखिए कंबाइन हो गई है, आपने 9 से लेकर 10 तक एरेज के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिया, उनको कंबाइन करके एक सॉर्टेड एरे बना दी। तो अगर यहां तक आप देखें तो आपके पास एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड वे में अरेंज हैं, यही काम करता है मर्ज प्रोसीजर। इसी तरीके से जब आप नेक्स्ट चलाएंगे अपना 11 11 12, 11 11 12 क्या करेगा आपका, तो 11 11 12 क्या करेगा आपका कि जो आपके ये एलिमेंट्स हैं 5 और 7 उनको यहां डाल देगा। जो नेक्स्ट चलेगा आपका 9 10 12 चलेगा। फिर अब ये 9 10 12 जब चलेगा ये क्या करेगा, आप कहें तो मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, ये वाला 9 10 12। तो अगर आप 9 10 12 को चलाना चाहते हैं तो आप चला लीजिए, मैं चला कर दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा और आपको आइडिया मिलेगा इसमें। आप इसको चलिए इसको मैं अभी 2 मिनट का पॉज लेके चलाता हूँ। तो अब देखिए हम ये वाली कॉल एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मर्ज ए 9 10 और 12 जो कि हमारी थर्ड मर्ज कॉल थी। तो जैसे हमने पहले एग्जीक्यूट की थी मर्ज ए 9 9 10 एग्जीक्यूट की थी हमने। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ये फिर 2 सब एरेज में डिवाइड हुए, फिर 2 सब एरेज में डिवाइड हुए, फिर सिंगल सब एरे आ गई। तो अभी जो सबसे पहला मर्ज प्रोसीजर चला था उसने क्या किया, इस लेफ्ट एरे को और इस राइट एरे को कंबाइन करके हमारी ये वाली एक सॉर्टेड एरे बना दी थी, जो हमारी पहली मर्ज कॉल चली थी। जो दूसरी मर्ज कॉल हमारी चली थी वो हमारी क्या थी, याद है आपको, जो हमने दूसरी मर्ज कॉल लिखी थी वो हमारी थी ए 11 11 12, ये तो हमारी 9 9 10 वाली हो गई। फिर जो दूसरी थी ए 11 11 12, तो जो आपकी ए 11 11 12 है इसको अब हम चला रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपकी ये 11 11 12 है इसने क्या किया होगा, इसने इस सॉर्टेड एरे को लिया होगा, इस सॉर्टेड एरे को लिया होगा, ये आप खुद चला लीजिएगा, बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा और ये आपकी एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी। इसका मतलब अब आपके पास
जो शुरू के ये एलिमेंट्स हैं ये दो दो सॉर्टेड एरे आपको मिल गई है। 9 to 10 भी एक सॉर्टेड एरे आपको मिल गई और 11 to 12 भी आपको एक सॉर्टेड एरे मिल गई। हालांकि ये दो अलग अलग सब एरेज हैं, अभी ये कंबाइंड नहीं है। जो ये वाला प्रोसेसर चलाएंगे ए 9, 10, 12, ये क्या करेगा 9 से 10 तक और 11 से 12 तक इन दो सब एरेज को उठाएगा और इस एक सॉर्टेड यहां पर हमारी एक सॉर्टेड एरे दे देगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसा एग्जांपल ले लिया, इसमें तो ये पहले से सॉर्टेड है, कोई इशू नहीं है। ये अभी आप ये मान लीजिए एक सॉर्टेड एरे ये है, एक सॉर्टेड एरे ये है, इन दो सॉर्टेड एरेज को उठाएगा और इन दो सॉर्टेड एरेज को कंबाइन करके ये वाली एक सॉर्टेड एरे दे देगा। ये प्रोसीजर जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। ये सॉर्टेड एरे आपको मिल जाएगी, फिर जितनी मर्ज कॉल्स हैं इससे ये मिलेगी, इन दो से ये मिलेगी, फिर इन दो से ये मिलेगी और फाइनली जो एक मर्ज कॉल मैंने आपको बताया था वो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। उसमें जब ये दोनों सॉर्टेड सीक्वेंस हमें मिल जाएंगी तो हम ये फाइनल अपनी सॉर्टेड सीक्वेंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से एग्जीक्यूट करते हैं। मर्ज ए 9, 10, 12 को, तो 9, 10, 12 को जब आपने एग्जीक्यूट किया तो P9, Q10 और R12 फटाफट निकालिए। N1 कितना हो गया, जल्दी थोड़ा फास्ट ट्रैक पर करते हैं। Q minus P plus 1, Q minus P plus 1 is 10 minus 9, 1 plus 1 means N1 is 2, N2 भी कितना हो गया R minus Q is 12 minus 10 यानी कि again 2। क्रिएट एरेज L 1 to N1 plus 1 यानी कि 1 to 3, 1 to 3 तक की आप एक एरे बना लीजिए। देखिए 1 to 3 बनाएगा वो, क्योंकि दो दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, और जो थर्ड लोकेशन होगी उसमें इन्फिनिटी डाल देगा। तो एक्चुअली में क्या काम करेगा कि एक लेफ्ट एरे बनाएगा जिसका इंडेक्स होगा 1, 2, 3 और एक राइट एरे बनाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए फॉर्म वैल्यूज पुट करके यही आपका आएगा। तो R12 N2 plus 1, N2 is again 2, तो 1, 2, 3 ये बन गई। फिर लूप चला है 1 to N1 plus 1 और उसने क्या करता चला गया कि लेफ्ट एरे में जो एरे ए में एलिमेंट्स थे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एलिमेंट्स पुश करता चला गया। एक एल के मैं बता देता हूँ, फिर आर के हम डायरेक्टली डाल देंगे। तो आई की वैल्यू पहले 1 है, तो आई का लूप कहाँ से क्या चलता है 1 to N1 तक चल रहा है, यानी कि 1 to 2 चल रहा है। आई की वैल्यू 1 है और 2 है, तो जब आई की वैल्यू 1 है हमारी तो क्या डाला L of 1 में क्या डाल दिया, L of 1 में डाल दिया A of P plus I minus 1 यानी कि L of 1 equals to P plus I, P plus I is 9 plus 1 10, 10 minus 1 is again 9 यानी कि जो A of 9 में है वो L of 1 में डाल दिया। वो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो ये एलिमेंट्स है यही हमारे यहाँ पर आने हैं, तो इधर आपका ये 2 आ जाएगा, इधर आपका 4 आ जाएगा। फिर जब ये वाला लूप चलेगा आपका तो इसमें क्या डाल देगा 5 और 7 आपके इधर डाल देगा। फिर N1 plus 1 और N2 plus 1 लेफ्ट और राइट अरेज में यहाँ को डाल देगा इन्फिनिटी। वापस से वो क्या करेगा कि I की वैल्यू 1 ले लेगा और J की वैल्यू भी हमारी 1 ले लेगा, तो I की वैल्यू भी 1 ले लेगा और J की वैल्यू भी 1 ले लेगा। स्टेप नंबर 10 और 11। अब स्टेप नंबर 12 आप चलाइए K equals to P2R। P की वैल्यू कितनी है, P2R चला रहा है, देखिए P की वैल्यू कितनी है 9, R की वैल्यू कितनी है 12, तो इसको चलाते हैं आप। ये इधर लिख लेते हैं K, इधर से हटा के उधर लिख लेते हैं P2R यानी कि 9, 10, 11, 12 4 बार चलेगा। पहले K की वैल्यू 9 है, क्या चेक किया उसने, अब देखिए आप डायरेक्टली देखिए वो एक्चुअली में क्या चेक कर रहा है, वो एक तो इंडेक्सेस इधर से चल रहा है और इधर से चल रहा है, इसकी पहली वैल्यू को इसकी पहली वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर ये वैल्यू छोटी या इक्वल है इससे तो इसको उठा के एरे में डाल देगा और आई इंडेक्स बढ़ा देगा। इसके लिए आई इंडेक्स ले रहा है, इसके लिए जे इंडेक्स ले रहा है, और अगर ये वैल्यू छोटी है तो इसको डाल देगा और जे इंडेक्स बढ़ा देगा। ये काम कर रहा है खाली। अब उसमें एक केस ये भी आ सकता है कि पहले आप सिर्फ एक जो लेफ्ट एरे है उसी में सारे छोटे एलिमेंट्स हो, जो राइट एरे है उसमें सारे बड़े एलिमेंट्स हो, इसलिए उसने इन्फिनिटी लिया। ठीक है, इसको आप लूप से भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको एल्गोरिथम्स की बता दूंगा। तो खैर 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो उसने क्या किया, जब 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है आपका, तो जो आपकी ये एरे है इसमें क्या डालेगा, ये बोलो फटाफट से सोचो। ये एरे ए बता लिया हमने, L of I less than equals to R of J, L of 1 is less than equals to R of 1, L of 1 is 2, R of 1 is 5, 2 less than equals to 5 condition is true is then L of I में जो पड़ा हुआ है वो A of K में डाल दो, यानी कि A of 9 में डाल दो। तो A of 9 में क्या डाल दो, जो L of I में पड़ा है यानी कि L of 1 में पड़ा है 2, उसके
उसके बाद आई को इंक्रीज कर दो, आई कितना हो गया आई प्लस 1, यानी कि आई कितना हो गया हमारा, आई हमारा हो गया 2। फिर दोबारा आया, अब के की वैल्यू कितनी हो गई 9 तो हो चुकी है, अब के की वैल्यू कितनी है मेरी 10। फिर जब 10 के लिए चलाया तो L of 2 इज लेस देन इक्वल टू R of 1, क्योंकि L of 2 हो गया ना, अब तो आई मेरा यहाँ पर आ गया, आई बढ़ गया था, J मेरा अभी यहीं पर ही है, इसके नीचे भी लिख सकते हो आप, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन वापस से ट्रू है, कंडीशन वापस से ट्रू है, तो A of k में क्या डाल देगा L of 2, L of 2 में क्या पड़ा हुआ है 4, 4 को भी यहाँ डाल देगा, आई को फिर इंक्रीज कर देगा। फिर यहीं पर आए, नेक्स्ट के की वैल्यू ली, नेक्स्ट के की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, नेक्स्ट के की वैल्यू आपकी हो गई 11। जब 11 हुई तो फिर क्या चेक किया उसने, L of i यानी कि L of 3 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लेस देन 5 नहीं है, तो एल्स में आए तो R of j में जो भी पड़ा हुआ था वो k में डाल दिया, R of j का मतलब R of 1, R of 1 में क्या पड़ा है 5 आपने यहाँ डाल दिया और j को इंक्रीज कर दिया। फिर k की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12, जब 12 हो गई तो L of i लेस देन R j नहीं है, क्योंकि L of 3 है, i की वैल्यू 3 हो गई थी ना, सॉरी L of 3 हो गई थी, तो L of 3 कितना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लेस देन R of j नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तो बड़ा है। एल्स में तो क्या R of j का मतलब R of 2, क्योंकि j की वैल्यू 2 हो गई थी, हमने यहाँ तो इंक्रीज कर ली थी, तो 7 को उठा के कहाँ डाल दो A of k में, यानी कि k of 12 ये डाल दिया, अगर j को फिर इंक्रीज कर दो। फिर आप यहाँ पर आए, k की वैल्यू कितनी हो गई 13, अब आगे चले गई, खत्म हो गया। तो आप देखिए 9 से लेके 12 तक ये एरे हमारे पास सॉर्टेड हो गई है, ये हमारे पास एक सॉर्टेड एरे हो गई है। यही हम बात कर रहे थे कि जब भी ये प्रोसेस चलेगा तो 2 सॉर्टेड एरेज को लेगा और एक सॉर्टेड एरे बना देगा। तो अब इसने क्या किया कि ये 2 सॉर्टेड एरेज उठाई और इसने कंबाइन करके ये एक सॉर्टेड एरे बना दी। इसी तरीके से ये चला 9 9 10, मर्ज की बात कर रहा हूं, 11 11 12, 9 10 12, ये क्या चलेगा 13 13 14, 15 15 16, देख लो, इसलिए तो इतना डिटेल में बताया है जिससे ही थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। 13 13 14 ये चलेगा, 15 15 16 चलेगा, चलाओ ये चलेगा 13 13 14, जब ये 2 चलेंगे ये सॉर्टेड एरे बन जाएगी। फिर ये चलेगा 15 15 16, जब ये 2 चलेंगे ये सॉर्टेड एरे बन जाएगी आपकी। उसके बाद ये कौन सा चलेगा 13 14 16, जब ये 13 14 16 चलेगा, ये 2 सब एरेज पर चलेगा तो आपकी ये सॉर्टेड एरे आ जाएगी। 13 14 16 के लिए चलेगा, ये देखिए जब आपका 13 14 16 चलेगा तो आपकी ये जो 6th मर्ज कॉल है ये चलेगी, तो वो राइट वाली जो सब एरे है वो आ जाएगी आपकी बनके। तो इसका मतलब अब थोड़ा सा समराइज अगर करें, क्योंकि बस लास्ट एक चीज बची है, जब हमने स्टार्ट किया था तो ये ओरिजिनल एरे थी जिसमें 8 एलिमेंट्स थे। फिर ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स की आई हमारे पास एरे, ये फिर 2 एलिमेंट्स की एरे आई, और फिर हमारे पास ये एक एलिमेंट की एरे आ गई। मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ उसको, एक एलिमेंट्स की एरे आ गई। जो सबसे पहला मर्ज चला, वो सबसे पहला मर्ज कहाँ चला, 9 9 10 इन दोनों पर चला और ये बन गया। फिर ये कहाँ चला 11 11 12 इन दोनों पर चला और ये बन गया। फिर कहाँ चला, फिर 9 10 12 चला। इसका मतलब 9 10 12 का मतलब कितना हो गया, फिर इन 2 पर चला और ये बन गया। मतलब जो शुरू की 3 कॉल्स हैं, इन 3 कॉल से क्या हुआ कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम की पहली एरे थी लेफ्ट वाली वो मेरी सॉर्टेड मिल गई। फिर जो नेक्स्ट 3 कॉल्स हैं, इन 3 कॉल्स से क्या हुआ, ये कॉल यहां चली, 5th कॉल यहां चली, और जो 6th कॉल है वो कहां चली, इन 2 सॉर्टेड सब एरेज पर चली और ये सॉर्टेड एरे मिल गई। ये क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल, ठीक है। अब ये फाइनल एक लास्ट कॉल हमारी बचती है, मर्ज A 9 12 16, जो कि 2 सॉर्टेड सीक्वेंस को लेगी या 2 सॉर्टेड सब एरेज को लेगी और एक फाइनल सॉर्टेड एरे हमें देगी। इसको फटाफट से देख लेते हैं। चलिए,
तो अब जो लास्ट कॉल है हमारी मर्ज ए 9, 12, 16, इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसमें पी की वैल्यू हुई 9 हो गई आपकी, क्यू की वैल्यू 12 हो गई, आर की वैल्यू 16 हो गई। फिर हमने यही इवेलुएट किया, अगर आप इस एरे को देखें n1 की वैल्यू कितनी हो गई, q माइनस पी प्लस वन, q माइनस पी प्लस वन इज 12 माइनस 9 यानी कि 3 प्लस 1 4, n1 की वैल्यू 4 हो गई। उसी तरीके से जो हमारी n2 की वैल्यू हो गई वो हो गई r माइनस क्यू, r माइनस क्यू हमारा हो गया इसमें 16 माइनस 12 यानी कि 4 हो गया। तो n2 की वैल्यू भी हमारी 4 हो गई। उसके बाद हमने दो एरेज बना ली, l 1 to n1 प्लस 1 और r 1 to n2 प्लस 1 यानी कि 1 to 5, और r भी हमने 1 to 5 तक ये दो अपनी एरेज बना ली हैं। उसके बाद फिर हमने लूप चला दिया। ये लूप अब आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो दो सब एरेज हमारी लेफ्ट में और राइट में है उनके एलिमेंट्स हमने वन बाय वन इसमें शिफ्ट कर दिए हैं। तो हम ये शिफ्टिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास दो चूंकि सॉर्टेड एरेज हैं जो हमारी पहले आ चुकी हैं 2, 4, 5, 7, और उसके बाद ये हमारा हो गया 1, 2, 3 एंड 6। ये दो लूप्स हो गए 4, 5 और 6, 7 स्टेप में। 8 to 9 स्टेप में हमने इसमें क्या डाल दिया, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। 10th और 10th और 11th स्टेप पे हमने वापस से i और j को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, क्योंकि अब ये लूप्स तो हमारे खत्म हो गए 1 बाय 1। तो ये वाले लूप्स हम अभी फिलहाल हटा दे रहे हैं। अब i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है। तो जो i की वैल्यू 1 है उसको मैंने l एरे में, लेफ्ट एरे में इंडेक्स 1 के नीचे लिख दिया। j की वैल्यू 1 है, राइट एरे में इंडेक्स 1 के नीचे लिख दिया। k का जो लूप चल रहा है वो चलेगा p to r यानी कि 9 to 16। तो ये हमने लिख दिया 9 to 16। और जो k की वैल्यू है वो एक एरे बनाकर, जो कि ब्लैंक एरे भी बना ली हमने, k की वैल्यू इधर लिख दी है। अब 1 बाय 1 फटाफट से इसको चलाइए। लूप हम बार बार नहीं चलाएंगे, हमें पता है क्या करना है कि सबसे पहले इसको देखेंगे 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेंगे, जो r की वैल्यू है r ऑफ 1 में लिखा हुआ है वो हम a ऑफ k में डाल देंगे, यानी कि 1 मेरा सबसे पहले इधर आ गया और हम इस j को इंक्रीज कर देंगे। यही तो होगा, j हो जाएगा 2। चेक कर लो आप, अगर एक बार करना चाहें तो। k की वैल्यू सबसे पहले आपने क्या ली 9, k की वैल्यू आपने 9 ली। तो फिर आपने चेक किया l ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल्स टू r ऑफ 1, ये तो चेक कर रहे हो ना, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स मिली। तो आप एल्स में आए और a ऑफ k यानी कि a ऑफ 9 में आपने क्या डाल दिया, a ऑफ ये इंडेक्सेस, these indexes are starting from 9, इसको हम कट कर लेते हैं अभी। these indexes are 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 and 16. These are the indexes which I have written below the array for this particular example. So a of k यानी कि a of 9 में आपने क्या डाल दिया, a of 9 में आपने डाल दिया जो r of j में लिखा है, यानी कि r of 1 में लिखा है 1, और आपने j को इंक्रीज कर दिया, j आपका 2 हो गया। अब डायरेक्टली चलाते चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी k की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। नेक्स्ट इसके लिए चलेगा आपका, फिर क्या हुआ, आपने चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला 2 आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये वाला 2 आपका इधर आ गया और आपका i इंक्रीज हो गया। फिर आप 11 पर आए, 4 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स है, तो ये 2 आपका इधर आ गया और फिर आपका j इंक्रीज हो गया। फिर 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, तो राइट वाली एरे का जो 3 है वो आपका इधर आ गया और j आपका इधर पहुंच गया। फिर 4 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है, तो 4 आपका इधर आ गया, i बढ़ गया आपका। फिर 5 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन ट्रू है, तो 5 आपका इधर आ गया और i आपका बढ़ गया। फिर 7 लेस देन इक्वल्स टू 6, कंडीशन फॉल्स है, तो 6 आपका इधर आ गया, j आपका इधर आ गया। फिर 7 लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी, कंडीशन ट्रू है, तो 7 आपका इधर आ गया। स्टॉप्स, एरे स्टॉप, खत्म हो गई एरे खत्म हो गई। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो आपको एरे मिली वो हमारी एक सॉर्टेड एरे है, यहीं से हम चले थे। तो इस तरीके से हमारी मर्ज सॉर्ट की जो ड्राई रन है, जो एल्गोरिथम है, जो एग्जाम्पल पर हमने इसको एग्जीक्यूट करके देखा, वो हमारा खत्म हो जाता है। अब इसमें इसका एक पार्ट और बचता है कि इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इस पार्ट में किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा।